हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। व्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी व्योमकेश और बरदा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। भूतों के पीछे पड़े बरदा बाबू से एक बार सत्यान्वेषी व्योमकेश का सामना हुआ था। व्योमकेश का मन स्वभाव से ही अंतर्मुखी है। उसे तो घर के कोने में मकड़ी की तरह जाल बुनकर बैठे रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन उस बार उसने पक्के 300 मील की यात्रा कर सबको चौंका दिया था। व्योमकेश का एक बचपन का मित्र बिहार प्रांत में डीएसपी के पद पर कार्यरत था। कुछ समय पहले उसका तबादला मुंगेर हो गया था और वहाँ से उसने व्योमकेश को नियमित पत्र लिखना शुरू कर दिया था। उसके सादर निमंत्रण के पीछे शायद कोई विशेष प्रयोजन छिपा था। नहीं तो पुलिस का डीएसपी केवल पुरानी आधी भूली बिसरी दोस्ती को फिर से ताज़ा करने के लिए इतना व्यग्र हो उठे, ऐसी कल्पना करना कठिन ही लगता है। भाद्र मास का अंत था। आसमान के बादल अपनी अपव्ययी प्रचुरता में फीके पड़ते जा रहे थे। ऐसे समय एक दिन व्योमकेश को पुलिस मित्र का पत्र मिला और उसने जैसे अधीर होकर कह ही दिया, चलो मुंगेर घूम आया जाए। मैं तो पहले ही तैयार था। पूजा के पूर्व की शरद ऋतु की हवा में कुछ ऐसा होता है जो घर में रहने वाले बंगाली को पश्चिम की ओर और प्रवासी बंगाली को घर की ओर लगातार खींचता रहता है। मैंने प्रसन्न होकर कहा, चलो। निर्धारित समय पर मुंगेर स्टेशन पर उतरकर देखा कि डीएसपी साहब स्वयं उपस्थित है। उनका नाम था शशांक बाबू। वे हमारी ही उम्र के होंगे, अभी 30 के पार नहीं हुए थे। फिर भी उनके चेहरे और आचरण में एक गंभीर प्रौढ़ता का भाव झलकता था। लगता था कि अपेक्षाकृत कम उम्र में अधिक जिम्मेदारी के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही परिपक्व बना दिया है। वे हमें साथ लेकर किले के भीतर अपने सरकारी क्वार्टर में ले गए। मुंगेर शहर में जिसे किला कहा जाता है, उसमें अब किले जैसी कोई बात नहीं रही। लेकिन एक समय यह मीर कासिम का अजय दुर्ग था। लगभग 1/4 मील क्षेत्रफल का गोल आकार का यह स्थान प्राकार और खाई से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर गंगा बहती है। बाहर निकलने के लिए केवल 3 ही द्वार है। वर्तमान समय में इस किले के भीतर अदालत, सरकारी उच्च अधिकारियों के आवास, जेल खाना, विस्तीर्ण खेल का मैदान और साथ ही कुछ सज्जन लोगों के निजी घर भी है। असली शहर, बाजार और जनजीवन के किले के बाहर है। ये किला मानो राजपुरुषों और संभ्रांत लोगों के लिए एक अलग सी अभिजात बस्ती हो। शशांक बाबू के घर पर पहुंचकर हमने चाय और नाश्ते के साथ उनसे बातचीत की। उन्होंने हमारा बहुत सत्कार किया, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं, बातचीत में अत्यंत निपुण। इधर उधर की चर्चाओं के बीच पुराने मित्रत्व की स्मृतियाँ ताज़ा करते हुए और मुंगेर की दर्शनीय चीज़ों की सूची गिनाते गिनाते वे कब अपने असली मुद्दे पर आ पहुँचे, यदि ध्यान न दिया जाए तो समझ पाना कठिन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे बहुत कर्मठ व्यक्ति है। उनकी बातों की कुशलता ऐसी है कि जरूरी विषय को वे इतने सहज ढंग से सामने रखते हैं कि किसी को आक्रोश या असंतोष का कोई कारण ही नहीं मिलता। असल में हम उनके घर पहुंचने के आधे घंटे के भीतर ही वे काम की बात पर आ चुके थे। लेकिन शुरुआत में मैं उसे समझ ही नहीं पाया। पर व्योमकेश की आंखों में जब मैंने हल्की सी कुटिल मुस्कान देखी तभी सचेत हुआ। उस समय शशांक बाबू कह रहे थे, सिर्फ ऐतिहासिक खंडर या गर्म पानी के झरने ही दिखाकर तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यदि अतीन्द्रिय चीज़ देखनी हो तो वह भी दिखा सकता हूँ। हाल ही में शहर में एक रहस्यमय भूत का प्रकट होना शुरू हुआ है, उसी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। व्योमकेश ने पूछा, भूत के पीछे परेशान रहना भी क्या तुम्हारे कर्तव्यों में गिना जाता है? शशांक बाबू हंसकर बोले, अरे नहीं नहीं, लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई है। हुआ यूँ कि करीब 6 महीने पहले इसी किले के भीतर एक सज्जन की बड़ी ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। अब तक उस मौत का सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन इस बीच उनकी प्रेतात्मा ने उनके पुराने घर में आना जाना शुरू कर दिया है। पिछले 15 वर्षों से इस मकान में जो व्यक्ति रह रहे थे, उनका नाम था बैकुंठ दास। उनकी उम्र हो चुकी थी। जाति से वे सुनार थे। बाजार में उनका एक सोना चांदी का छोटा सा दुकान था, लेकिन वह तो नाम मात्र का था। असली कारोबार उनका बहुमूल्य रत्न जवाहरात का था। हिसाब किताब की पुस्तकों से पता चलता है कि
मृत्यु के समय उनके पास 51 नग मोती, माणिक, पन्ना आदि थे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया की गई थी। ये सारे कीमती रत्न वे अपने ही घर में रखते थे, दुकान में नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके घर में एक लोहे की तिजोरी तक नहीं थी। वे अपने गहने कहाँ रखते थे ये किसी को पता नहीं था। जब कोई खरीदार आता तो उसे घर पर बुलाकर बैठक में बैठाते और फिर खुद ऊपर जाकर अपने शयन कक्ष से ज़रूरत का सामान लाकर दिखाते। हीरे जवाहरात के खजाने को देखकर समझा जा सकता है कि व्यक्ति बड़ा धनी था, लेकिन उसके रहन सहन को देखकर कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे नितांत सरल सी प्रकृति के मध्यम आयु के व्यक्ति थे। देवद्विजों में असाधारण भक्ति, गले में तुलसी की माला और हमेशा हाथ जोड़े रहते। लेकिन जब भी किसी शुभ कार्य के लिए उनसे चंदा मांगा जाता तो वे इतने व्यथित और दीनहीन हो जाते कि शहर के युवक भी उनसे चंदा लेने का प्रयास छोड़ चुके थे। इसी कारण उनका नाम भी थोड़ा विकृत होकर व्यंग में व्ययकुंठ हो गया था। शहर के लोग उन्हें प्रायः व्ययकुंठ जौहरी ही कहा करते थे। वास्तव में वह व्यक्ति असाधारण कंजूस थे। उनका मासिक खर्च 70 रुपये से अधिक कभी नहीं हुआ, जिसमें से 40 रुपये तो मकान का किराया ही था। बाकी बचे 30 रुपये में वे अपनी एक बेटी का और एक गवार से नौकर का भोजन और अन्य खर्च चला लेते थे। मैंने उनकी रोज़मर्रा की खर्च की डायरी देखी है, कभी भी 70 रुपये से ऊपर नहीं गया। अजीब नहीं है? मैं सोचता हूँ जब वह इतने बड़े कंजूस थे तो फिर इतना अधिक किराया देकर किले के भीतर रहने का क्या कारण था? किले के बाहर तो वे कहीं कम किराए में रह सकते थे। व्योमकेश डेक चेयर पर लंबा होकर सामने बने पत्थर के विशाल किले द्वार की ओर देखते हुए सुन रहा था। उसने कहा, किले के भीतर रहना बाहर की तुलना में निश्चित ही ज़्यादा सुरक्षित होगा। चोर उचक्कों की आवाजाही कम होगी। जिसके पास 2.5 लाख रुपए के जवाहरात हो वो तो सुरक्षा का ही स्थान चुनेगा। बैकुंठ बाबू व्ययकुंठ जरूर थे, लेकिन लापरवाह व्यक्ति शायद नहीं थे। शशांक बाबू बोले, मैं भी यही अंदाज़ा लगाता था, लेकिन किले के भीतर रहकर भी बैकुंठ बाबू चोर की गिद्ध दृष्टि से बच न सके। यही कहानी कह रहा हूँ। संभवतः उनके घर में चोरी की योजना कई दिनों से चल रही थी। मुंगेर जगह छोटी है, लेकिन इसे कभी तुच्छ मत समझना। व्योमकेश बोला, ना ना, ये क्या बात? शशांक बाबू हंसकर कहने लगे, यहाँ ऐसे 2-4 महापुरुष हैं जिनके समकक्ष चालाक चोर, बदमाश और हत्यारे तुम्हें कलकत्ते में भी ढूंढने मुश्किल होंगे। कह दूँ तुम्हें, यहाँ तक कि सरकार तक को चिंता में डाल चुके हैं। जानते हो ना, मीर कासिम के ज़माने से यहाँ कई देशी बंदूक कारखाने मौजूद है। खैर, वह सब बाद में कहूँगा, पहले बैकुंठ जौहरी की कहानी पूरी कर लूँ। इस तरह जरा सी अप्रासंगिक बातों के भीतर से शशांक बाबू पुलिस और अपने ऊपर पड़े तरह तरह के गंभीर दायित्वों की ओर हल्का सा संकेत देकर फिर कहना शुरू किया। पिछली 26 अप्रैल को, अर्थात बंगाल के 12 बैसाख, बैकुंठ बाबू रात 8 बजे अपने दुकान से घर लौटे। वो बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। उन्हें ज़रा भी आसन्न अनहोनी का अंदेशा तक नहीं था। भोजन भाजन करके रात करीब 9 बजे वे ऊपर अपने कमरे में सोने चले गए। उनकी बेटी नीचे तल्ले के ठाकुर घरे में सोती थी। उसने पिता को खिला पिलाकर ठाकुर घरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गवार सा नौकर रात को दुकान की रखवाली करता था। मालिक घर लौटते ही वह भी चला गया। इसके बाद रात को घर में क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं। सुबह जब देखा गया कि बैकुंठ बाबू अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तब दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस कमरे में दाखिल होकर देखी कि बैकुंठ बाबू की लाश दीवार से सटी हुई बैठी है। उनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। हत्यारे ने उनका गला दबाकर मार डाला था और फिर उनका सारा जवाहरात लेकर खुले खिड़की से निकल भागा। व्योमकेश ने पूछा, तो क्या हत्यारा खिड़की से ही कमरे में घुसा था? शशांक बाबू बोले, हाँ वही तो लगता है। कमरे का केवल एक ही दरवाज़ा था और वह भीतर से बंद था, इसलिए खिड़की के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरा विश्वास है कि बैकुंठ बाबू गर्मियों की उस रात खिड़की खोल कर सोए थे। खिड़की पर सलाखें नहीं थी, इसलिए चोर आसानी से सीढ़ी लगाकर कमरे में घुस सके। व्योमकेश ने फिर पूछा, क्या बैकुंठ बाबू के सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए? शशांक बाबू ने गंभीरता से कहा, हाँ सब कुछ। 2.5 लाख रुपए के जवाहरात एकदम गायब, एक भी बरामद नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके लकड़ी के छोटे संदूक में जो नगद रुपए थे उसे भी चोरों ने नहीं छोड़ा।
सब कुछ उठा ले गए। व्योमकेश ने जिज्ञासा से कहा, तो क्या बैकुंठ बाबू अपने हीरे जवाहरात उसी लकड़ी के संदूक में रखते थे? शशांक बाबू ने उत्तर दिया, और रखते ही कहा। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि वह सचमुच वही संदूक इस्तेमाल करते थे। उनके शयन कक्ष में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी नहीं जानती थी कि वह अपनी चीज़ें कहाँ रखते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया, उनके पास लोहे की तिजोरी तक नहीं थी और सारे रत्न मोती वे शयन कक्ष में ही रखते थे। इसलिए ये मानना ही पड़ेगा कि वे उस संदूक में ही रखते थे। व्योमकेश ने पूछा, कमरे में और कोई संदूक पेटी या इस तरह का सामान था क्या? शशांक बाबू ने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। सुनकर हैरान हो जाओगे। बस एक चटाई, एक तकिया, वही हाथ संदूक, पानदान और पानी का घड़ा, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक कि दीवार पर एक तस्वीर तक नहीं थी। व्योमकेश तुरंत चौकन्ना होकर बोले, पानदान? उसे अच्छी तरह देखा था ना? शशांक बाबू हल्की खींच के साथ मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, तुम लोग हमें अब जितना गधा समझते हो, हम सचमुच उतने गधे नहीं हैं। कमरे की हर एक चीज़ को अच्छी तरह से खंगाल लिया गया था। पानदान में सिर्फ चूना, थोड़ा सा कत्था, सुपारी, लौंग और पान के पत्ते थे। पानदान पीतल का बना था और उसमें चूना, कत्था, सुपारी रखने के लिए अलग अलग खांचे बने हुए थे। बैकुंठ बाबू पान बहुत खाते थे और किसी और के बनाए पान को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमेशा खुद ही बनाकर खाते थे। अब इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो? व्योमकेश हंसते हुए बोले, नहीं नहीं, यही काफ़ी है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सब एक स्वर में मानते हैं। अगर इसके साथ जरा सी बुद्धि भी, लेकिन खैर रहने दो। कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि बैकुंठ बाबू की हत्या करके 2.5 लाख के जवाहरात लेकर चोर या चोरों ने पलायन किया। उसके बाद 6 महीने बीत गए, लेकिन तुम लोग कोई सुराग नहीं पा सके। क्या उन जवाहरात को बाजार में बेचने की कोशिश हुई? इसकी कोई खबर मिली? शशांक बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक कोई जवाहरात बाजार में नहीं आया। अगर आता तो हमें खबर मिलती। चारों ओर हमारे जासूस तैनात है। व्योमकेश बोले, अच्छा फिर? शशांक बाबू ने उत्तर दिया, बस वही तक। बैकुंठ बाबू की बेटी की हालत बड़ी ही दयनीय हो गई है। वह कोई नकद पैसा छोड़ नहीं गए, कहीं एक पैसा तक नहीं था। दुकान का सोना चांदी बेचकर जो थोड़ा बहुत रुपया मिला, वही उसका सहारा है। बंगाली भद्रघर की लड़की और परदेश में पैसों की तंगी से दूसरों पर आश्रित होकर रह रही है। देखकर बड़ा कष्ट होता है। व्योमकेश ने पूछा, किसके घर आश्रित है? शशांक बाबू बोले, एक स्थानीय बुजुर्ग वकील, नाम ताराशंकर बाबू, वही अपने घर में रखे हुए हैं। आदमी भले है, भले ही वकील हो। बैकुंठ बाबू के मित्र भी थे। हर रविवार दोपहर दोनों मिलकर शतरंज खेलते थे। व्योमकेश ने पूछा, लड़की विधवा है? शशांक बाबू ने कहा, नहीं, सधवा है। हालांकि विधवा कहो तो भी विशेष अंतर नहीं पड़ता। उसकी शादी कम उम्र में हुई थी, लेकिन पति कम उम्र में ही बर्बाद हो गया। शराबी, दुराचारी, थिएटर, जत्रा करता फिरता। फिर अचानक किसी सर्कस पार्टी के साथ देश छोड़कर चला गया। उसके बाद से वह लापता है। इसलिए बैकुंठ बाबू ने बेटी को हमेशा अपने पास ही रखा। व्योमकेश ने पूछा, लड़की की उम्र कितनी होगी? शशांक बाबू ने जवाब दिया, 23-24। व्योमकेश ने फिर पूछा, स्वभाव कैसा है? शशांक बाबू बोले, जहाँ तक जानता हूँ अच्छा ही है। रूप रंग भी अच्छा है, बल्कि कह सकते हो झील की चुड़ैल। बेचारे पति को पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता। व्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, समझ गया। देश में कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं? नहीं, मानो नाम मात्र के। नवद्वीप में कुछ चचेरे तमेरे भाई है। बैकुंठ बाबू की मृत्यु की खबर पाकर कुछ लोग दौड़े भी आए थे, लेकिन जब देखा कि जरा सा भी माल नहीं है, सब चोर लूट कर ले गए, तब सब एक एक करके खिसक दिए। व्योमकेश बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर एक आह भरकर बोले, मामले में काफ़ी नयापन है, मगर इतनी देर हो चुकी है कि अब शायद कुछ कर पाना संभव नहीं। और फिर मैं तो परदेश से आया हूँ, बस 2 दिन के लिए। तुम्हारे काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। तुम भी शायद ये पसंद नहीं करोगे। शशांक बाबू बोले, अरे नहीं नहीं, हस्तक्षेप क्यों करोगे? मैं तुम्हें ये बात ऑफिशियल तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम भी इस काम के उस्ताद हो। देखकर समझकर तुम्हारे मन में कोई आइडिया आए तो मुझे निजी तौर पर मदद कर सकते हो। तुम घूमने आए हो, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी डालकर तुम्हें परेशान करना मैं नहीं चाहता।
शशांक बाबू का मनोभाव व्योमकेश से छिपा न रहा। मदद लेने के लिए वो पूरी तरह तैयार थे, लेकिन ऑफिशियली किसी और के नाम पर श्रेय बांटने को राजी नहीं थे। व्योमकेश भी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। जिम्मेदारी लिए बिना ही तुम्हें मदद करूंगा। अच्छा सुनो, वो भूत प्रेत के उपद्रव की बात क्या कह रहे थे? शशांक बाबू बोले, बैकुंठ बाबू की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसी मकान में एक और बंगाली किराएदार आए। उनके आने के बाद से ही वहाँ भूत प्रेत का उपद्रव शुरू हुआ। सब बातें तो मानने लायक नहीं होती, लेकिन जो घटनाएं घटी है वे रोमांचक है। कहा जाता है कि 15 हाथ लंबा एक प्रेतात्मा रात को घर की खिड़की से झांकता है। घर वालों के अलावा और भी कुछ लोगों ने उसे देखा है। व्योमकेश चौंक कर बोले, क्या कहते हो? हाँ, यहाँ एक सज्जन है, नाम है बरदा बाबू। अरे, नाम लेते न लेते आ पहुँचे, बहुत दिन जिएगे। शैलेन बाबू भी है। अच्छा आइए। व्योमकेश बरदा बाबू यहाँ के भूत प्रेत विशेषज्ञ है। भूतहा किस्से इन्हीं के मुंह से सुनो। प्रारंभिक नमस्कार आदि के बाद दोनों नवागंतुक जनों ने आसन ग्रहण किया। बरदा बाबू का रूप गोल मटोल, छोटे कद का, गोरा रंग, दाढ़ी मुझ साफ, सब मिलाकर नैनीताल के आलू की याद दिलाता था। उनके साथ ही शैलेन बाबू उनके ठीक विपरीत, लंबा दुबला पतला नहीं बल्कि सुडौल। बातचीत से दोनों का परिचय मालूम हुआ। बरदा बाबू यही के निवासी थे। पैतृक कुछ जमीन जायदाद और कई मकानों के किराए से निर्वाह करते थे और अवकाश के समय प्रेत तत्व की चेष्टा किया करते थे। शैलेन बाबू धनाढ्य व्यक्ति थे। स्वास्थ्य लाभ के लिए मुंगेर आए थे, किंतु ये स्थान उनके स्वास्थ्य के साथ इतना मेल खा गया कि मकान खरीदकर स्थायी रूप से बसने का निश्चय कर लिया। दोनों की आयु 40 के नीचे ही रही होगी। हमने भी अपना परिचय दिया, लेकिन देखा कि व्योमकेश का नाम तक उन्होंने नहीं सुना। प्रसिद्धि भी कैसी अजीब चीज़ है। जो भी हो, परिचय के बाद बरदा बाबू बोले, बैकुंठ जौहरी की कहानी सुन रहे थे ना? बड़ा ही दुखद मामला है, अकस्मात मृत्यु। मेरा विश्वास है कि गया में पिंडदान न होने से उनकी आत्मा की सद्गति नहीं होगी। व्योमकेश जरा हिलकर बैठ गया। उसकी ओर तीखी दृष्टि डालकर बरदा बाबू बोले, आप प्रेत योनि में विश्वास नहीं करते? व्योमकेश मुस्कुराकर बोला, अविश्वास भी नहीं करता। प्रेत योनि मेरी गणना के बाहर है। बरदा बाबू बोले, आप चाहे उसे हिसाब से बाहर रखना चाहे, पर वे तो बाहर रहना नहीं चाहते। वही तो मुश्किल है। शैलेन बाबू, आप भी तो पहले भूत को नहीं मानते थे, ढोंग कहकर हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन अब? बरदा बाबू के साथी बोले, अब तो मुझे कट्टर भक्त कहे तो भी अतिशयोक्ति न होगी। सच कहूँ व्योमकेश बाबू, पहले मैं भी आपकी तरह था, भूत प्रेत की परवाह ही नहीं करता था। लेकिन यहाँ आकर बरदा बाबू से परिचय होने के बाद जितना ही इस विषय में चर्चा हो रही है, उतना ही मेरा विश्वास हो रहा है कि भूत को न मानकर इस संसार में चलना लगभग असंभव। व्योमकेश बोला, क्या पता, अभी तक तो हमारा भी काम बिना भूतों के चल ही रहा है। और देखिए, यूं ही मनुष्य का जीवन इतना जटिल हो गया है कि उसके ऊपर फिर से। शशांक बाबू बीच में रोककर बोले, सब रहने दीजिए। बरदा बाबू, आप व्योमकेश को बैकुंठ बाबू की भूतहा कहानी सुनाइए। व्योमकेश बोला, हाँ वही अच्छा होगा। सिद्धांत की चर्चा से ज़्यादा मज़ा तो कहानी सुनने में है। बरदा बाबू के चेहरे पर संतोष की एक झलक सी दौड़ गई। दुनिया में कहानी सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन उत्साही श्रोता हर किसी के भाग्य में नहीं आता। अधिकांश लोग अविश्वासी और दोष निकालने वाले कहानी सुनने से ज़्यादा तर्क करने में आनंद पाते हैं। इसलिए जब व्योमकेश ने सिद्धांत छोड़कर केवल कहानी सुनने की सहमति दी, तब बरदा बाबू अप्रत्याशित सुख के आविर्भाव से जैसे उल्लासित हो उठे। समझ गया, धैर्यवान और विनम्र श्रोता पाना उनके भाग्य में अक्सर नहीं आता। शशांक बाबू की डिबिया से एक सिगरेट लेकर उसमें आग लगाकर बरदा बाबू धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हर किसी की कहानी कहने की शैली एक सी नहीं होती। बरदा बाबू की शैली बड़ी ही आकर्षक थी। न जल्दबाजी, न हड़बड़ी, कदम कदम पर धीमी गति से आगे बढ़ती। घटनाओं की भरमार से कहानी बोझिल नहीं होती, बल्कि इतनी कुशलता से व्यवस्थित रहती कि श्रोता का मन धीरे धीरे उसमें बन जाता। आंखों की दृष्टि और चेहरे की भंगिमा इतनी समरसता से कहानी के साथ चलती कि सब मिलाकर एक अखंड रस का अनुभव होता। बरदा बाबू ने कहना शुरू किया, बैकुंठ बाबू की मृत्यु की बात तो आप लोगों ने सुनी ही है। अकस्मात मृत्यु, परलोक के लिए तैयार होने का कोई अवसर उन्हें नहीं मिला। हमारे यहाँ एक विश्वास है कि जब मनुष्य की आत्मा अचानक
और अप्रत्याशित रूप से शरीर से अलग होती है तो उसका देहाभिमान दूर नहीं होता, अर्थात वह समझ ही नहीं पाता कि उसका शरीर नहीं रहा, और कभी कभी समझ भी लेता है फिर भी सांसारिक मोह त्याग नहीं पाता। इसलिए वो बार बार अपने जीवित काल के कार्यक्षेत्र में चक्कर लगाता रहता है। इन सिद्धांतों पर आपको विश्वास करने के लिए मैं बाध्य नहीं कर रहा, लेकिन जो अलौकिक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके अलावा और कोई संतोषजनक व्याख्या मिलती ही नहीं। घटना सत्य है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता। हाँ, ये आरोप ज़रूर है कि मैं अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कहानी कहता हूँ, पर इस मामले में सबसे बड़े अविश्वासी को भी मानना पड़ा कि मैंने एक रत्ती भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। क्या कहते हैं शैलेन बाबू? शैलेन बाबू बोले, हाँ, अमूल्य बाबू को भी मानना पड़ा कि घटना झूठी नहीं। बरदा बाबू कहने लगे, तो कारण चाहे जो हो, घटना निस्संदेह घटित हुई। बैकुंठ बाबू के मरने के बाद कई सप्ताह तक उनका मकान पुलिस की हिरासत में रहा। इस बीच बैकुंठ बाबू की बेटी को ताराशंकर बाबू ने अपने घर आश्रय दिया। इन कुछ दिनों में कुछ घटा था या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मकान पर जो 2 कांस्टेबल पहरे पर थे, वे शायद संध्या ढलने के बाद 2-4 पैग लगाकर ऐसी गहरी नींद सोते कि भूत प्रेत जैसे अशरीरी जीवों की हलचल पर ध्यान देने की स्थिति में रहते ही ना। खैर, जब पुलिस ने वहाँ से पहरा हटा लिया तभी एक नए किराएदार मकान में आए। उनका नाम था कैलाश चंद्र मलिक। रोगग्रस्त वृद्ध, स्वास्थ्य सुधार की तलाश में वे मुंगेर आए थे। संयोग से ये मकान खाली पाकर उन्होंने बिना कोई विशेष पड़ताल किए उसमें डेरा जमा लिया। मकान मालिक ने भी हत्या के इतिहास को बताने में कोई खास तत्परता नहीं दिखाई। कुछ दिन बिना किसी बाधा के बीत गए। ऊपर की मंजिल पर केवल एक ही शयन कक्ष था और वही कमरा था जिसमें बैकुंठ बाबू की मृत्यु हुई थी। कैलाश बाबू उसी कमरे में सोने लगे। नीचे की मंजिल पर उनका नौकर बामुन सरकार रहा करता था। कैलाश बाबू की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। गांव के जमींदार थे, परंतु इकलौते बेटे से झगड़ा चल रहा था। पत्नी का भी देहांत हो चुका था, इसलिए केवल नौकर बामुन के भरोसे ही वे हवा बदलने यहाँ आए थे। 6-7 दिन बीत जाने के बाद एक रात भूत का प्रकट होना शुरू हुआ। रात के लगभग 9 बजे जब वे दवा खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे तभी उनकी नज़र खिड़की की ओर पड़ी। ग्रीष्म ऋतु थी, खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने देखा एक भद्दा सा चेहरा कमरे के भीतर झांक रहा है। कैलाश बाबू चीख उठे। नीचे से उनका नौकर दौड़ कर आया, लेकिन तब तक वह चेहरा अदृश्य हो चुका था। इसके बाद और भी 2 रात वही घटना घटी। पहली रात की बात को कैलाश बाबू की रोगग्रस्त मानसिक भ्रांति कहकर सबने टालना चाहा, पर अब ऐसा कहना संभव न रहा। ये समाचार पूरे मोहल्ले में फैल गया। अब तक हमारा कैलाश बाबू से परिचय नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग भी इसकी चर्चा से अवगत हुए। भूत प्रेत के विषय में मेरी हमेशा से एक वैज्ञानिक जिज्ञासा रही है। मैं इसे नकार भी नहीं सकता और बिना परखे अंधविश्वास की तरह मान भी नहीं सकता। इसलिए जब और लोग इस घटना को परिहास का मनोहर साधन समझकर खिलखिलाने लगे, तब मैंने सोचा, जाकर देखो तो सही, क्या यह आवश्यक है कि कोई भी अलौकिक घटना केवल झूठी हो। एक दिन मैं और कुछ मित्र कैलाश बाबू से मिलने गए। वे रोगग्रस्त और लगभग अशक्त थे। दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने नीचे उतरने को मना किया था, इसलिए उन्होंने हमें अपने शयन कक्ष में ही बुलाया। स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े थे, परंतु उनके बाहरी तौर तरीके बहुत सुघड़ थे। उन्होंने हमारा अच्छा स्वागत किया। उनसे हमें भूतिया घटनाओं का सटीक विवरण प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, पिछले 15 दिनों में 4 बार उस प्रेत मूर्ति का प्रकट होना हुआ है। चारों बार वही खिड़की के सामने आकर कमरे के भीतर झांका और फिर गायब हो गया। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। कभी आधी रात में आया है, कभी रात के अंतिम प्रहर में, और कभी तो संध्या समय भी दिख गया। उसका चेहरा आकर्षक नहीं, आंखों में एक लोभी भूखा भाव, जैसे कमरे में प्रवेश करना चाहता है लेकिन भीतर इंसान देखकर लौट जाता है। कैलाश बाबू की कहानी सुनकर हम ठान बैठे कि इस घटना को अपनी आंखों से देखना ही होगा। कैलाश बाबू ने भी हमें पूरे उत्साह से आमंत्रित किया। अगले दिन से हम प्रतिदिन उनके घर में पहरा देने लगे, संध्या से लेकर रात के 10 बजे तक। कभी कभी 11 भी बज जाता, परंतु उस प्रेत का कहीं पता न चलता। यदि वह आता भी होगा तो हमारे लौट जाने के बाद आता। हमारी आंखों के सामने वह कभी नहीं आया। लगभग 10 दिन इस प्रकार चक्कर लगाने के बाद
मेरे मित्र एक एक कर साथ छोड़ने लगे। यहाँ तक कि शैलेंद्र बाबू भी उत्साहहीन होकर जाना छोड़ बैठे। केवल मैं ही अकेला डटा रहा। शाम के बाद पहुँचता, कैलाश बाबू के साथ बैठकर बातें करता, फिर रात 10:30 या 11 बजे के आसपास लौट आता। इसी प्रकार और एक हफ्ता बीत गया। अब मैं भी धीरे धीरे निराश होने लगा। एक ऐसी प्रेतात्मा है कि केवल कैलाश बाबू को ही दिखाई देती है और किसी को नहीं। मेरे मन में कैलाश बाबू पर तरह तरह के संदेह उठने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मेरी लंबी साधना का फल मिल गया और उसी के साथ कैलाश बाबू के ऊपर से मेरा सारा संशय भी मिट गया। व्योमकेश अब तक ध्यान से सुन रहा था। वो बोला, आपने देखा? गंभीर स्वर में बरदा बाबू ने कहा। हाँ, मैंने देखा। व्योमकेश कुर्सी पर टिककर बैठ गया। अच्छा, यही तो। फिर कुछ देर विचार करके बोला, वैकुंठ बाबू को पहचान पाए? बरदा बाबू ने सिर हिलाया। ये ठीक ठीक कह नहीं सकता, बस एक चेहरा था, बहुत स्पष्ट नहीं, फिर भी इतना तय कि वह इंसान का ही चेहरा था। कुछ क्षणों के लिए धुंधली तस्वीर सा उभरा और फिर गायब हो गया। व्योमकेश बोला, ये तो बड़ी अजीब बात है। प्रत्यक्ष रूप से भूत देखना सभी के नसीब में नहीं होता। अधिकतर मामलों में भूत प्रेत की घटनाओं का विश्लेषण करने पर पता चलता है, या तो सुनी सुनाई बातें होती है या फिर रस्सी को साफ समझने की भूल। व्योमकेश के इस कथन में जो अविश्वास का हल्का संकेत था, वो शायद शैलेन बाबू को चुभ गया। वे बोले, सिर्फ बरदा बाबू ही नहीं, उसके बाद औरों ने भी देखा है। व्योमकेश ने पूछा, क्या आपने भी देखा? शैलेन बाबू ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा। शायद बरदा बाबू की तरह उतना साफ नहीं, लेकिन देखा तो था। बरदा बाबू के देखने के बाद हम में से कुछ लोग फिर से जाने लगे थे। एक दिन मैंने क्षण भर के लिए उसे देख ही लिया। बरदा बाबू ने कहा, उस दिन शैलेन बाबू जरा उत्तेजित होकर थोड़ी भूल कर बैठे, इसी कारण ठीक से देख नहीं पाए। हम लोग, मैं, अमूल्य और डॉक्टर शची रॉय, सभी कैलाश बाबू से बात कर रहे थे। हम उन्हें घर छोड़ देने की सलाह दे रहे थे, इसीलिए थोड़े अन्यमनस्क थे। लेकिन शैलेन बाबू शिकारियों की तरह खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। अचानक वे अरे अरे चिल्ला उठे। हम सब चौंक कर घूम कर देखे, मगर तब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा। शैलेन बाबू ने देखा था, एक धुंधले कुहासे जैसी भाप धीरे धीरे आकार ग्रहण कर रही है, लेकिन वह पूरी तरह रूप धारण करने से पहले ही वे चिल्ला उठे, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। शैलेन बाबू बोले, फिर भी कैलाश बाबू ने तो निश्चित ही देखा था, याद नहीं वे बेहोश हो गए थे? बरदा बाबू बोले, हाँ, उनकी तबीयत पहले से ही कमज़ोर थी, दिल भी बहुत नाजुक। सौभाग्य से डॉक्टर शची वही मौजूद थे, सो उन्होंने तुरंत इंजेक्शन देकर होश में ला दिया, वरना शायद एक और त्रासदी घट जाती। इसके बाद लगभग 5 मिनट तक हम सब चुपचाप बैठे रहे। प्रत्यक्षदर्शियों की बात पर अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं। कम से कम 2 प्रतिष्ठित सज्जनों को पूरी तरह झूठा मानना कठिन था, मगर कहानी इतनी अलौकिक कि तुरंत विश्वास करना भी आसान नहीं था। आखिरकार व्योमकेश बोला, तो आपके मतानुसार वैकुंठ बाबू की आत्मा ही उनकी शयन कक्ष की खिड़की के पास प्रकट हो रही है? बरदा बाबू ने कहा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? वैकुंठ बाबू की बेटी की इस बारे में क्या राय है? बरदा बाबू ने कहा, उसकी राय ठीक ठीक समझना मुश्किल है। गया जाकर पिंडदान करने की बात कही थी, पर उसने कुछ भी नहीं किया, और ख़ासकर ताराशंकर बाबू, वो तो ऐसी बातों को बिल्कुल कान नहीं देता, उपहास और व्यंग करके टाल देता है। इतना कहकर बरदा बाबू ने एक गहरी क्षुब्ध सांस छोड़ी। व्योमकेश ने कहा, वैकुंठ बाबू के कत्ल का अगर कोई सुराग मिलता तो शायद उनकी आत्मा को भी शांति मिलती। मैं भूत प्रेत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो मानता हूँ कि अगर परलोक है तो प्रेत योनि के लिए प्रतिशोध की भावना अस्वाभाविक नहीं। बरदा बाबू बोले, बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं। प्रेत योनि में केवल शरीर नहीं होता, आत्मा तो अक्षुण्ण नहीं रहती है। गीता में भी कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि। व्योमकेश ने बीच में टोक कर कहा, अच्छा, क्या आप मुझे वैकुंठ बाबू की बेटी से मिलवा सकते हैं? उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। बरदा बाबू ने सोचकर कहा, कोशिश कर सकता हूँ। आप जासूस है, ये सुनकर ताराशंकर बाबू शायद आपत्ति न करे। आज लाइब्रेरी में मेरी उनसे मुलाकात होगी। अगर वे राज़ी हो तो दोपहर बाद आपको आकर लेकर जाऊंगा। तो फिर यही तय रहा। इसके बाद जब बरदा बाबू उठने की तैयारी कर रहे थे, तब मैंने अर्थात अजीत ने पूछा, अच्छा, हम लोग क्या भूत नहीं देख सकते?
बरदा बाबू ने कहा। एक दिन में देखने को मिल जाए ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय कर लगे रहे तो ज़रूर देख पाएंगे। चलिए ना, आज ही ताराशंकर बाबू के घर से आपको कैलाश बाबू के घर ले चलता हूँ। क्या कहते हैं व्योमकेश बाबू? व्योमकेश बोले, ठीक है, मुझे भी वहाँ जाकर देखने में खास दिलचस्पी है। आपके देश आया हूँ तो एक नया अनुभव लेकर जाना चाहता हूँ। बरदा बाबू ने कहा, तो फिर अब चलता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, दोपहर करीब 5 बजे फिर आऊँगा। बरदा बाबू और शैलेन बाबू के प्रस्थान के बाद शशांक बाबू ने पूछा, क्या कहते हैं, अजीब नहीं है? व्योमकेश ने कहा, तुम्हारे कत्ल की कहानी और बरदा बाबू के भूत की कहानी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अजूबा है समझ नहीं पा रहा। मैंने अजीत ने पूछा। मेरी कत्ल की कहानी में अजूबा कहाँ है? व्योमकेश बोला, 6 महीने बीत गए और जिसका अब तक कोई सुराग न मिले उसे अजूबा न कहो तो क्या कहो। वैकुंठ बाबू वाकई मारे गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं। कहीं हार्ट फेल से तो नहीं मर गए? मैं बोला, क्या कह रहे हो? डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है। गला दबाकर उनका दम घुटा गया था। गले पर सब कंटिन्यूअस एब्रेशंस पाए गए हैं। व्योमकेश ने कहा, और फिर भी हत्यारे का कोई सुराग नहीं, यहाँ तक कि एक उंगली का निशान तक नहीं मिला। अगर इसे अजूबा न कहो तो और क्या कहो? बरदा बाबू के पास तो कम से कम एक प्रत्यक्ष देखे हुए भूत की गवाही है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। ये कहकर व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और आलस से तोड़ते हुए बोला, अजीत उठो, नहा धो लो, ट्रेन में नींद नहीं हुई। दोपहर को अगर जमकर एक नींद ले लूँ तो शरीर थोड़ा होगा। दोपहर बाद बरदा बाबू आए। उन्होंने बताया कि ताराशंकर बाबू राजी हो गए हैं। हालांकि वे इस बात को जरा भी पसंद नहीं करते कि एक शोक संतप्त महिला को इस तरह की बेकार की परेशानियों में डाला जाए। हम दोनों बरदा बाबू के साथ बाहर निकले। शशांक बाबू हमारे साथ न जा सके कि किसी कारणवश उन्हें अचानक अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास बुला लिया गया था। रास्ते में चलते चलते बरदा बाबू ने बताया कि ताराशंकर बाबू आदमी बिल्कुल बुरे नहीं हैं। उनकी तरह तीक्ष्ण बुद्धि वाले वकील जिले में दूसरा नहीं है, लेकिन उनकी ज़ुबान बहुत ख़राब है। हाकिम लोग तक उनकी कड़वी तीखी भाषा से डरकर चलते हैं। हो सकता है वे हमें बहुत आदर सत्कार से न बुलाए, लेकिन हमें उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। जवाब में व्योमकेश हल्का सा हंस पड़ा। जहाँ काम निकालना होता है वहाँ उसकी खाल गेंडे की तरह मोटी। कोई भी उसे अपमानित कर सकता है, पर वह गौर नहीं करता। संगत के असर से मेरी भी त्वचा धीरे धीरे मोटी हो रही थी। किले के दक्षिणी दरवाजे से निकलकर हम बेलून बाजार नामक मोहल्ले में पहुँचे। ज़्यादातर यहाँ बंगालियों का मोहल्ला था और उसके बीच में था ताराशंकर बाबू का विशाल मकान। ताराशंकर बाबू सचमुच तीक्ष्ण बुद्धि वाले वकील है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं रहा। उनके बैठक खाने में पहुँचे तो देखा तख्तपोश पर गद्दा बिछा है और उस पर तकिया लगाकर घर के मालिक हुक्का पी रहे हैं। लंबा पतला दुबला शरीर, मांस की अधिकता तो दूर बल्कि कमी ही थी, पर चेहरे की बनावट और आंखों की दृष्टि बेहद धारदार। उम्र कोई 60 के आसपास होगी। पहनावे में खादी का धोती और सफ़ेद कुर्ता। हमें आते देखकर वे हुक्के की नली हाथ में लेकर उठकर बैठ गए और बोले, आओ बरदा, यही है शायद कलकत्ते के डिटेक्टिव। उनकी आवाज़ और बात करने के ढंग में कुछ ऐसा था जिससे सुनने वालों के मन में असुविधा और बेचैनी पैदा हो। शायद बड़े वकील की यही पहचान होती है। विरोधी पक्ष का गवाह यह आवाज़ सुनकर सचमुच घबरा जाता होगा। ऐसा अनुमान करने में कठिनाई नहीं हुई। बरदा बाबू ने झिझकते हुए व्योमकेश का परिचय कराया। व्योमकेश ने विनम्रता से नमस्कार करके कहा, मैं एक सत्यान्वेषी हूँ। ताराशंकर बाबू की बाई भौं का सिरा जरा सा उठा। वे बोले, सत्यान्वेषी, वो क्या होता है? व्योमकेश ने कहा, सत्य की खोज ही मेरा पेशा है, जैसे आपका वकालत करना। ताराशंकर बाबू के होठ व्यंग हास्य में फैल गए। उन्होंने कहा, अरे आजकल तो डिटेक्टिव शब्द शायद फैशन में नहीं रहा, तो आप आखिर खोजते क्या है? सत्य? ये तो पहले ही सुन चुका हूँ। किस तरह का सत्य? व्योमकेश धीरे धीरे बोला, मान लीजिए वैकुंठ बाबू ने आपके पास कितने रुपए जमा रखे थे। ये सच अगर अभी मुझे मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। क्षण भर में अंतिम व्यंग का सारा चिन्ह ताराशंकर बाबू के चेहरे से मिट गया। वे विस्फारित स्थिर नेत्रों से व्योमकेश के चेहरे की ओर देखते रह गए। फिर बड़े विस्मय से बोले, वैकुंठ ने मेरे पास रुपए जमा रखे थे? यह आपको मालूम हुआ कैसे? व्योमकेश ने उत्तर दिया, मैं सत्यान्वेषी हूँ।
1 मिनट तक ताराशंकर बाबू चुपचाप बैठे रहे। फिर जब बोले तो उनकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। सम्मान और प्रशंसा मिली हुई स्वर में बोले, बहुत ही अद्भुत, ऐसी क्षमता तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। बैठिए, खड़े क्यों है? बैठो बरदा। बताइए, क्या व्योमकेश बाबू के पास भी तुम्हारी तरह कोई पाला हुआ भूत टूत है? हम चौकी पर बैठ गए। ताराशंकर बाबू ने कई बार हुक्के के नल से गहरे कस लिए। फिर मुंह उठाकर व्योमकेश की ओर देखते हुए बोले, निस्संदेह आपने अंदाज से ही निशाना साधा है, अब समझ पा रहा हूँ। लेकिन यह अंदाज़ा आपको आया कहाँ से? अनुमान लगाने के लिए भी तो कुछ आधार चाहिए। व्योमकेश मुस्कुराकर बोला, कुछ आधार तो थे। बैकुंठ बाबू जैसे धनी व्यापारी अगर नगद पैसा बिल्कुल न छोड़े, ये मानना कठिन है। लेकिन बैंक में उनका कोई पैसा नहीं था। शायद वे बैंक जैसी संस्थाओं पर अविश्वास करते थे। तो फिर पैसा कहाँ रखते? निश्चय ही किसी विश्वास पात्र मित्र के पास। बैकुंठ बाबू हर रविवार दोपहर आपके साथ शतरंज खेलने आते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी को आपने अपने घर में शरण दी। इससे ये स्पष्ट है कि आप ही उनके सबसे विश्वस्त और घनिष्ठ मित्र थे। ताराशंकर बाबू बोले, आपने ही ठीक पकड़ा। बैंक पर बैकुंठ का विश्वास कभी नहीं था। उसका जितना नकद पैसा था सब मेरे पास ही रहता था, और अब भी है। रकम कम नहीं है, लगभग 17,000। लेकिन इस पैसे का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। उसकी मौत के बाद बात खुल जाए तो ऐसा मेरा इरादा नहीं था। लेकिन जब व्योमकेश बाबू ने पकड़ ही लिया है तो मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं। फिर भी मेरी इच्छा है कि ये बात बाहर न फैले। आप 3 लोग जान गए हैं, लेकिन और कोई इसे न जाने, समझे बरदा? बरदा बाबू ने संकोच भरे भाव से गर्दन हिलाई। व्योमकेश ने पूछा, क्या इस बात को गुप्त रखने का कोई विशेष कारण है? ताराशंकर बाबू ने फिर कई बार तंबाकू की कश खींच कर कहा, है। आप लोग सोच सकते हैं कि मैं अपने मित्र के गुप्त धन को हड़पने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात छिपाने का और कारण है। वो कारण जान सकता हूँ? ताराशंकर बाबू ने कुछ देर भौं सिकोड़कर सोचा। फिर अंदर के पर्दे से ढके दरवाजे की ओर एक नज़र डालकर धीमी आवाज़ में बोले, आप लोग शायद नहीं जानते कि बैकुंठ का एक निकम्मा लापरवाह दामाद है। वह अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखता, सर्कस पार्टी के साथ घूमता फिरता है। अभी वो कहाँ है ये नहीं जानता, लेकिन अगर उसे ज़रा भी खबर मिल जाए कि उसकी पत्नी के हाथ में बहुत सा पैसा आया है तो वह ज़बरदस्ती उसे ले जाएगा। 2 दिन में पैसे उड़ाकर फिर गायब हो जाएगा। मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता, समझे? व्योमकेश फर्श की ओर देखते हुए धीरे से बोला, समझ गया। ताराशंकर बाबू कहने लगे, बैकुंठ के तो सारे गहने जेवर चोर उठा ले गए, अब बाकी है सिर्फ ये हज़ारों रुपए। अगर दामाद बाबू आकर इन्हें भी उड़ा ले गए तो वह अभागी लड़की कहाँ जाकर खड़ी होगी? जिंदगी कैसे चलेगी उसकी? मैं तो हमेशा जीवित रहने वाला नहीं हूँ। व्योमकेश गाल पर हाथ टिकाए सुन रहा था। बोला, सही कहा। मैं उससे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या वो घर पर ही है? अगर कोई असुविधा न हो, ठीक है। उसे जिरह करने से शायद कोई लाभ न हो, लेकिन जब आप चाहे तो मैं उसे यही बुला लाता हूँ। ये कहकर ताराशंकर बाबू अंदर चले गए। उनके जाते ही मैंने आंखों और भौं के इशारे से व्योमकेश से प्रश्न किया। उत्तर में वह हल्का मुस्कुराया। शायद बरदा बाबू के सामने खुलकर बात करना उसे पसंद नहीं था, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कुछ पूछ नहीं सका। लेकिन मन ही मन सवाल उठने लगे, ताराशंकर बाबू वास्तव में किस तरह के इंसान हैं? 5 मिनट बाद वे लौटे। उनके पीछे एक युवती चुपचाप दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। सिर पर हल्की सी ओढ़नी थी, पर चेहरे को देखने में कोई बाधा नहीं थी। वेशभूषा एकदम साधारण गृहिणी का। चेहरा बिल्कुल जली कटी चुड़ैल जैसा तो नहीं, फिर भी सुंदरी कहना कठिन। मगर उसके चेहरे की सबसे बड़ी कमी थी भावहीनता। इतना निस्पंद भावशून्य चेहरा चीन जापान के बाहर कहीं देखा जा सकता है क्या? संदेह है। इसी नीरसता ने उसके रूप की कमी को और अधिक स्पष्ट कर दिया था। जब तक वह हमारे सामने रही, उसके चेहरे की एक भी पेशी हिली नहीं, आंखें जरा भी ऊपर नहीं उठी, और व्योमकेश के सवालों का उसने निस्संग निष्प्राण स्वर में छोटे छोटे उत्तर दिए। फिर मानो किसी यंत्र की तरह पर्दे के पीछे जाकर ओझल हो गई। खैर, उसके आते ही व्योमकेश ने उसकी ओर मुड़कर तीखी दृष्टि से उसे ऊपर से नीचे तक देख लिया। फिर सहज स्वर में पूछा, आपको मालूम है कि आपके पिता की मृत्यु के बाद आप पूरी तरह निर्धन नहीं हुई है? हाँ।
ताराशंकर बाबू ने अवश्य आपको बताया होगा कि आपके 17,000 रुपये उनके पास जमा है। हाँ। व्योमकेश कुछ क्षण के लिए थम सा गया। थोड़ी देर सोचकर फिर पूछने लगा, आपके पति कितने दिनों से गायब है? 8 साल। इन 8 सालों में आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं। उनके पत्र पत्रिकाएं भी नहीं मिली? नहीं। अब वे कहाँ है यह आप नहीं जानती? नहीं। यदि उनको पता चले कि आपको पैतृक धन मिला है तो क्या संभावना है कि वे लौट कर आकर आपको अपने साथ ले जाना चाहेंगे? कुछ देर नीरवता। फिर, आप उनके पास जाना चाहती है? नहीं। मैंने देखा ताराशंकर बाबू ने भीतर ही भीतर रहस्यमय मुस्कान दी। व्योमकेश ने फिर दूसरा मार्ग अपनाया। आपका ससुराल कहाँ है? जैसूर में। ससुराल में कौन है? कोई नहीं। ससुर सास मर चुके हैं। आपका विवाह कहाँ से हुआ था? नवद्वीप से। नवद्वीप में आपके चचेरे ममेरे भाई हैं, उनके परिवार में जाकर क्यों नहीं रहती? उत्तर नहीं। क्या आप उन पर विश्वास नहीं करती? नहीं। ताराशंकर बाबू को ही सबसे बड़ा मित्र मानती है? हाँ। व्योमकेश ने भौहें सिकोड़ कर कुछ देर दीवार की ओर देखा, फिर दूसरी बात शुरू की। आपके पिता की मृत्यु के बाद गया में पिंडदान करने के प्रस्ताव बरदा बाबू ने किया था, आपने क्यों स्वीकार नहीं किया? निरुत्तर। क्या आप इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती? फिर भी कोई उत्तर नहीं। ठीक है, अब बताइए, जिस रात आपके पिता की मृत्यु हुई उस रात आपने कोई आवाज़ सुनी थी? नहीं। हीरे जवाहरात उनके सोने के कमरे में रहते थे? हाँ। कहाँ रहते थे? नहीं जानती। अंदाज़ा भी नहीं कर सकती? नहीं। उनके साथ किसी की दुश्मनी थी? नहीं जानती। आपके पिता आपसे कभी व्यापार की बात करते थे? नहीं। रात में आपका सोने का इंतज़ाम नीचे की मंजिल पर था, किस कमरे में सोती थी? पिताजी के कमरे के नीचे वाले कमरे में। जिस रात आपके पिता की मृत्यु हुई उस रात आपकी नींद में कोई बाधा नहीं आई? नहीं। लंबी सांस छोड़कर व्योमकेश ने कहा, अच्छा, अब आप जा सकती है। इसके बाद ताराशंकर बाबू के घर में हमारा काम समाप्त हो गया। हम उठ खड़े हुए। विदा लेते समय ताराशंकर बाबू ने सदैव स्वर में व्योमकेश से कहा, मेरी बात आपने जांच परख कर ली, इससे मैं खुश ही हूँ। आप होशियार आदमी हैं, शायद बैकुंठ के कत्ल की गुत्थी सुलझा पाएंगे। अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। और याद रखिए, गुप्त रखे गए पैसों की बात जाहिर मत कीजिएगा। अगर बात फैल गई तो मुझे मजबूर होकर झूठ बोलना पड़ेगा। सड़क पर निकलकर हम किले की ओर लौटने लगे। उस समय दिन का उजाला धुंधलाने लगा था। पश्चिम का आकाश सिंदूर से रंगे दर्पण की तरह चमक रहा था। उसके बीच टेढ़ी चांद की रेखा, जैसे श्रृंगार करती रूपसी के मुस्कान का प्रतिबिंब हो। लेकिन व्योमकेश की उधर दृष्टि ही नहीं थी। वह गर्दन झुकाए चुपचाप चल रहा था। 5 मिनट चुप रहने के बाद मैंने उसे धीरे से पूछा, व्योमकेश, ताराशंकर बाबू को कैसा समझे? व्योमकेश ने आकाश की ओर नज़र उठाई और अचानक हंस पड़ा। बोला, बड़े ही चतुर आदमी हैं। किले में प्रवेश करके बाएं हाथ की जो सड़क गंगा की ओर गई है, उसी के अंतिम छोर पर कैलाश बाबू का घर है। स्थान काफ़ी सुनसान है। नीचे दीवार से घिरे बगीचे के चारों ओर कुछ झाऊ और देवदार के पेड़, बीच में एक छोटा सा 2 मंजिला मकान। बैकुंठ बाबू की हत्या करने वाला व्यक्ति घर की स्थिति देखकर लगता है कि पकड़ में आने के डर से उसे विशेष चिंता करनी ही नहीं पड़ी। बरदा बाबू हमें लेकर सीधे ऊपर की मंजिल पर कैलाश बाबू के शयन कक्ष में पहुंचे। कमरा बिल्कुल सादा था। बीच में एक लोहे का पलंग रखा था और उसी पर तकिया लगाकर कैलाश बाबू बैठे थे। एक नौकर कुछ कुर्सियां लाकर कमरे की बत्ती जला गया और चला गया। छत से लटका हुआ केरोसिन का लैंप कमरे के अंधकार और उदासी को कुछ हद तक दूर कर पाया। उस समय मुंगेर में बिजली का प्रचलन अभी नहीं हुआ था। कैलाश बाबू का रूप देखकर यह संदेह नहीं रह जाता कि वे रोगी है। रंग तो गोरा था, पर बीमारी के असर से चेहरे पर मोम सा आधा पारदर्शी पीलापन आ गया था, जिसे मुखड़ा निस्तेज प्रतीत हो रहा था। चेहरे पर हल्की छटी हुई दाढ़ी थी, जिसने उनकी क्षीणता को और स्पष्ट कर दिया था। आंखों की दृष्टि में एक अशांत शिकायत की झलक थी और स्वर में भी लंबे रोग भोग के कारण एक अप्रसन्न तीखापन आ गया था। परिचय का आदान प्रदान समाप्त होने पर हम बैठ गए।
व्योमकेश जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। कमरे में वह एक ही खिड़की थी, पश्चिम मुखी। नीचे बगीचा, देवदारू के पेड़ों के बीच बीच से दूर गंगा की धारा की रेखा दिखती थी। इस ओर और कोई आबादी नहीं थी। बगीचे की दीवार पार करते ही गंगा का किनारा शुरू हो जाता था। व्योमकेश बाहर झाँक कर बोला, खिड़की ज़मीन से लगभग 15 हाथ ऊंची है। आश्चर्य की बात है। फिर कमरे के चारों ओर उत्सुक दृष्टि डालते हुए आकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कैलाश बाबू के साथ भूत प्रेत के मामलों पर चर्चा हुई, पर कोई नई बात सामने नहीं आई। हाँ, इतना ज़रूर देख पाया कि कैलाश बाबू असाधारण रूप से एकाग्र और हठी स्वभाव के व्यक्ति है। भूत प्रेत की घटनाओं को वे नकारते नहीं, बल्कि काफ़ी डरे हुए हैं। ये उनकी बातों के ढंग से साफ झलकता था। लेकिन फिर भी किसी भी हालत में इस हवेली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर उनकी हृदय की स्थिति को देखते हुए यह मकान छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। उनके साथी भी गिड़गिड़ाकर विनती कर रहे हैं, पर वे जिद्दी बालक की तरह हट ठान कर इस घर को पकड़े बैठे हैं। किसी भी तरह यहाँ से हटना नहीं चाहते। अचानक कैलाश बाबू ने एक अजीब सी बात कहकर हमें चौंका दिया। अपने स्वभाव सिद्ध खिजभरे स्वर में बोले, सब लोग मुझे ये घर छोड़ने को कह रहे हैं। अरे भाई, घर छोड़ने से क्या होगा? मैं जहाँ भी जाऊँगा वही बात होगी। ये सब अलौकिक घटनाएं क्यों घट रही है ये कोई और नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि कोई बैकुंठ बाबू की आत्मा यहाँ भटक रही है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे और ही बात है। मैंने उत्सुकता से पूछा, कैसी बात? कैलाश बाबू ने कहा, बैकुंठ फैकुंठ सब बकवास है। ये सब पिशाच है, मेरे गुणी पुत्र की करतूत। क्या? मैं अवाक रह गया। कैलाश बाबू की मोम जैसे गालों पर हल्का सा रक्त संचार हो आया। वे सीधे बैठकर उत्तेजित स्वर में बोले, हाँ, लक्ष्मी छाड़ा बिल्कुल उच्छृंखल हो गया है। भद्रलोक का बेटा, जमींदार का इकलौता वारिस, पिशाच सिद्धि करना चाहता है। कभी सुना है आपने? उस अभागे को मैंने त्याज्य पुत्र घोषित किया है, इसलिए वह मुझ पर क्रोधित है। उसका एक महापाखंडी गुरु मिल गया है। सुना है वह श्मशान में बैठकर मृतक की खोपड़ी में शराब पीता है। एक दिन मेरे ड्राइंग रूम पर भी हमला किया था। मैंने दरबान से दोनों को निकाल बाहर करवा दिया। इसीलिए दोनों मिलकर मेरे पीछे पिशाच छोड़ दिए हैं। मैंने कहना चाहा, लेकिन कैलाश बाबू बीच में ही बोले, कुलांगार संतान, उसका मतलब आप समझ नहीं रहे। मेरे सीने का रोग है। अगर पिशाच देखकर मुझे हार्ट फेल हो गया तो बस। मानिक मेरे निर्विघ्न प्रेत सिद्ध गुरु को साथ लेकर संपत्ति का भोग करेगा। ये कहकर कैलाश बाबू कटु स्वर में हंस पड़े। फिर अचानक खिड़की की ओर देखते हुए विस्फारित नेत्रों से चिल्ला उठे, वो। हम सब पीट करके उनकी बातें सुन रहे थे। वे चिल्लाए तो हम विद्युत वेग से खिड़की की ओर मुड़े, और जो देखा उससे किसी का भी रक्त जम जाना अस्वाभाविक न होता। बाहर अब अंधेरा गिराया था। कमरे के मध्यम केरोसिन लैंप की रोशनी में दिखाई दिया खिड़की के काले फ्रेम से चिपका एक भयानक चेहरा। हड्डियों से सूखा चेहरा, रंग पीला पड़ा। फटे होठों के बीच से कुछ पीले दांत बाहर झांक रहे थे। काले घेरे से घिरी आँख की गहराइयों से दो भूखी हिंस्र आँखें पिशाच जैसी दृष्टि से कमरे के अंदर को निगल लेना चाह रही थी। कुछ पल के लिए हम सब जड़ हो गए। फिर व्योमकेश 2 छलांग में खिड़की के सामने पहुंचा, लेकिन वो भयानक चेहरा तब तक गायब हो चुका था। मैं भी दौड़कर व्योमकेश के पास आ खड़ा हुआ। बाहर के अंधेरे में आंखें गड़ा कर लगा मानो देवदारू के घने साए में से एक दुबली पतली अत्यंत लंबी आकृति शून्य में लुप्त हो गई है। व्योमकेश ने माचिस जलाकर खिड़की के बाहर दिखाया। गला बढ़ाकर देखा, लता या उस जाति की कोई चढ़ाई वाली चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि इंसान खड़ा हो सके ऐसी कंगनी तक दीवार पर नहीं। व्योमकेश की तीली बुझ गई। वो धीरे धीरे लौटकर कुर्सी पर बैठ गया। बरदा बाबू बैठे थे, उठे नहीं। अब व्योमकेश की ओर मुड़कर बोले, देखा आपने? देखा। बरदा बाबू गंभीरता से थोड़ा मुस्कुराए। उनकी आंखों में छिपा हुआ विजय गर्व स्पष्ट झलक उठा। उन्होंने पूछा, कैसा लगा? कैलाश बाबू ने जवाब दिया। वह तकिए का सहारा लेकर लगभग लेटे हुए थे। निराशा मिश्रित स्वर में बोल उठे, और क्या लगेगा? ये पिशाच है, मुझे बिना लिए नहीं छोड़ेगा। व्योमकेश बाबू, मेरे जाने का समय आ गया है। पिशाच के हाथ से कोई कभी बचा है? क्या आपने सुना है?
उनके भयभीत चेहरे को देखकर मेरे मन में भी यही लगा कि सचमुच इनका समय आ पहुंचा है। दुर्बल हृदय पर ऐसा आघात सहना उनके लिए संभव न होगा। व्योमकेश शांत स्वर में बोला, देखिए, डर ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, प्रेत पिशाच नहीं। मैं कहता हूँ ये घर क्यों न छोड़ दीजिए। बरदा बाबू बोले, मैं भी यही कहता हूँ। मेरा विश्वास है इस घर में दोष लग गया है। पिशाच टिशाच कुछ नहीं। वैकुंठ बाबू की अवघात मृत्यु के बाद से। व्योमकेश बोला, पिशाच हो या वैकुंठ बाबू, कुल मिलाकर कैलाश बाबू के शरीर की जो हालत है उसमें अचानक डरना उनके लिए बिल्कुल स्वास्थ्यकर नहीं। इसलिए यह घर छोड़ना ही उचित है। मैं घर नहीं छोड़ूंगा। कैलाश बाबू के चेहरे पर एक अंधा हट दिखाई दिया। क्यों घर छोड़ूं? क्या अपराध किया है मैंने कि अपराधी की तरह भागता फिरूं? मेरा अपना बेटा अगर मेरी मौत चाहता है तो अच्छा, मैं मरूंगा। पितृहत्या के पाप से जिसे भय नहीं, उसका बाप बनकर मैं जीना नहीं चाहता। अभिमान और जिद के खिलाफ तर्क करना व्यर्थ था। रात भी हो गई थी। हम उठ खड़े हुए। अगले दिन प्रातः पुनः आने का आश्वासन देकर नीचे उतर आए। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। बरदा बाबू दो एक बार कुछ कहने का प्रयत्न किए, लेकिन व्योमकेश ने ध्यान ही नहीं दिया। बरदा बाबू हमें घर तक छोड़कर लौट गए। शशांक बाबू इस बीच घर लौट आए थे। हम बैठक में प्रवेश करते ही बोले, क्या हुआ भाई? व्योमकेश एक आराम कुर्सी पर लेटकर ऊपर मुंह किए बोला, प्रेत का आविर्भाव हुआ। फिर लंबी सांस छोड़कर कुछ आत्मसंवाद की तरह बोला, लेकिन बरदा बाबू का प्रेत और कैलाश बाबू का पिशाच मिलकर मामला दिन ब दिन और भी जटिल बना रहा है। अगले दिन रविवार था। सुबह उठकर व्योमकेश ने शशांक बाबू से कहा, चलो कैलाश बाबू के घर घूम कर आते हैं। शशांक बाबू ने पूछा, फिर भूत देखना चाहते हो? लेकिन दिन में जाकर फ़ायदा क्या? रात के अलावा प्रेत का दर्शन नहीं होता। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जो प्रेत नहीं यानी सामान्य वस्तुएं, उनका दर्शन तो किया जा सकता है। ठीक है, चलो। 7:30 बजे के आसपास हम लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। कैलाश बाबू का घर तब तक पूरी तरह जागा नहीं था। एक नौकर निचले बरामदे में सुस्त निद्रालु मुद्रा में झाड़ियों की देखभाल कर रहा था। ऊपर घर के मालिक कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। व्योमकेश ने कहा, कोई बात नहीं, बगीचे का निरीक्षण कर लेते हैं। ओस में भीगा पूरा बगीचा निहायत सुंदर लग रहा था। सुनहरी धूप में देवदार के चुने जैसे पत्ते झिलमिल कर रहे थे। चारों ओर शरद काल की सुबह की अद्भुत साफ सफाई। हम धीरे धीरे बगीचे में घूमने लगे। बगीचा शायद 4 बीघा से कम नहीं था, लेकिन फूलों का बगीचा कहने जैसा कुछ नहीं था। यहाँ वहाँ कुछ दोपाटी और करबीर के झाड़ अनदेखा होकर फूल खिला रहे थे। मालिश नहीं थी, शायद वैकुंठ बाबू के समय भी नहीं। जंगली घास बढ़ने पर संभवतः नौकर ही काट कर हटाते थे। बगीचे का पश्चिमी कोना देखकर हमें एक जगह का पता चला। दीवार के किनारे कचरा जमा था, राख, लकड़ी के टुकड़े, टूटे कागज़ और घर का अन्य जंजाल। लंबे समय से जमा ये कचरा धूप और बारिश में सख्त हो गया था और जगह को उभरा हुआ बना दिया था। इस कचरे की ढेर पर चढ़कर व्योमकेश जिज्ञासु दृष्टि से चारों ओर देखने लगे। जूते से राख और मिट्टी हटाकर देखने लगे। एक बार उन्होंने पुराना टीन का डिब्बा उठाया, ध्यान से देखा और फिर वही रख दिया। शशांक बाबू ने यह दृश्य देखकर पूछा, क्या कर रहे हो? राख के ढेर में क्या ढूंढ रहे हो? पुराने कभी की तरह व्योमकेश ने बिना आंख उठाए कहा, जहाँ भी लगे राख उड़ाकर देखो, जो मिलेगा वही मिलेगा, समझे? एक पुराना टूटा फूटा लालटेन का चिमनी पड़ा था। उसे उठाकर व्योमकेश ने ढक्कन खोलकर अंदर देखा। फिर सावधानीपूर्वक अपनी उंगली डालकर एक पुराना फटा हुआ कागज़ निकाल लिया। संभवतः हवा के झोंके से ये कागज़ चिमनी में फंस गया था और बहुत समय तक वही पड़ा रहा। व्योमकेश ने चिमनी फेंक दी और ध्यानपूर्वक कागज़ देखने लगे। मैं भी उत्सुक होकर उनके पास खड़ा हो गया। कागज़ एक छपे हुए विज्ञापन का आधा हिस्सा था। इसमें कुछ अस्पष्ट जानवरों की तस्वीरें दिखाई देती थी। पानी और बारिश की वजह से कागज़ का रंग फीका पड़ चुका था और छपाई का स्याही भी इतनी धुंधली हो चुकी थी कि पढ़ पाना मुश्किल था। शशांक बाबू ने पूछा, क्या देख रहे हो? इसमें क्या है? व्योमकेश ने कहा, कुछ खास नहीं। फिर उन्होंने कागज़ पलटा, आंखों के पास लाकर ध्यान से देखा और कहा, यहाँ हाथ से लिखा है, देखो, पढ़ पाओ कि नहीं? फिर उन्होंने कागज़ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसे काफ़ी देर तक देखा। हाथ से लिखा होना पहचान में आता था, लेकिन पहली बार में पढ़ पाना कठिन था।
स्याही के निशान लगभग गायब थे, लेकिन कभी कभी कलम के खरोच के जरिए कुछ शब्दों का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। बीपद में, हाथ में टाक, बाबा नचेत, मर तुम्हारा साथी स्वाथी। मैंने व्योमकेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, कागज़ रखो। और फिर कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा, लेखक शायद बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, स्वाति लिखने में गलती हुई है। व्योमकेश ने कहा, शब्द स्वाति ही नहीं हो सकता। शशांक बाबू ने हल्की अधीर आवाज़ में कहा, चलो अब यहाँ टिकने का फ़ायदा नहीं, शायद कैलाश बाबू उठ गए हैं। व्योमकेश ने कहा, हाँ देखो उनका भूतिया खिड़की खुली है, चलो। घर के निकट पहुंचकर देखा कि कैलाश बाबू खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकाल कर देख रहे हैं। उनका पतला फीका चेहरा, यदि ये रात होती और सुबह नहीं तो कोई भी उन्हें देखकर भूत समझने में संकोच नहीं करता। उन्होंने हमें ऊपर बुलाया। व्योमकेश ने एक बार खिड़की के नीचे ज़मीन पर तीव्र दृष्टि डालकर देखा। हरे घास की मोटी चादर दीवार तक पहुंच रही थी, उस पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे। ऊपर कैलाश बाबू के कमरे में प्रवेश किया और देखा कि चाय का सामान तैयार है। चाय भले ही हमने एक बार पी चुकी थी, फिर भी दूसरी बार सेवन करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। चाय के दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। स्थानीय जलवायु और हवा की धीरे धीरे गिरती स्थिति, डॉक्टरों के इलाज की प्रगति, टोटके दवाओं के गुण, खतरनाक रोग, भूतों की प्रेत वृत्ति आदि। कोई भी विषय नहीं छूटा। बीच में व्योमकेश ने पूछा, रात में आपकी खिड़की बंद करके सोते हैं ना? कैलाश बाबू ने कहा, हाँ, जब तक वे दिखना शुरू नहीं करते खिड़की और दरवाज़ा बंद करके सोना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर चाहते हैं कि मैं पर्याप्त हवा लूँ, लेकिन मेरे पास दोनों संकट है। क्या करूँ बताइए? खिड़की बंद करने से कोई फ़ायदा हुआ? ज़्यादा नहीं, हालांकि दर्शन नहीं होता अब तक। जब वे रात में आते हैं खिड़की ज़ोर से हिलाते हैं। मैं अकेले नहीं सो सकता। रात में एक नौकर कमरे के फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोता है। चाय समाप्त होने पर व्योमकेश उठे और बोले, अब मैं कमरे को अच्छे से देखूंगा। शशांक, कुछ बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे अर्थात पुलिस के कुशलता पर कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सावधानी बरतनी ज़रूरी है। यदि कुछ छूट गया हो तो मैं एक बार और देखता हूँ। शशांक बाबू ने हल्की संजीदा आवाज़ में कहा, ठीक है, लेकिन इतने समय बाद अगर वैकुंठ बाबू के हत्यारे के कोई निशान मिल जाए तो समझना तुम जादूगर हो। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वही समझो, लेकिन छोड़ो। वैकुंठ बाबू की मृत्यु के दिन इस कमरे में कोई फर्नीचर था क्या? मैंने तो कहा था, मंजिल पर केवल पत्तों की बिछावन, पानी का घड़ा और पान की थाली के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक तांबे का बाली भी मिला था। ठीक है, तो आप लोग बात करते रहे कैलाश बाबू, मैं आपको रोकूंगा नहीं, केवल कमरे में घूमते रहूँगा। फिर व्योमकेश कमरे में घूमना शुरू किया। कभी ऊपर की ओर छत की तरफ देखते, कभी नीचे फर्श पर ध्यान केंद्रित करते। गंभीर और विचारमग्न चेहरे के साथ मौन में चल रहे थे। एक बार खिड़की के सामने खड़े होकर उन्होंने खिड़की के लकड़ी के हिस्सों और शटर आदि को अच्छी तरह से जांचा। दरवाज़ों की कुंडी और ताले देखे। फिर उन्होंने घूमना जारी रखा। कैलाश और शशांक बाबू उत्सुक होकर उनकी गतिविधि का अवलोकन करने लगे। मैंने जोर देकर बातचीत शुरू की, क्योंकि व्योमकेश का मन चाहे जितना ध्यान अंदर ही केंद्रित हो। 3 जोड़ी उत्सुक आंखें लगातार उसकी हर हरकत पर नज़र बनाए रख रही थी। इससे वह थोड़ा विचलित और आत्मसचेत हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था। इसलिए मैंने बातचीत आरंभ कर दी ताकि उनका ध्यान भटक सके। कई असंबद्ध गतिविधियों के बीच भी हमारा ध्यान और दृष्टि व्योमकेश की ओर ही बनी रही। 15 मिनट इसी तरह बीते। फिर शशांक बाबू की एक पुलिस संबंधी कहानी सुनते सुनते मैं अनजाने में व्योमकेश की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक एक छोटी सी हंसी की आवाज़ सुनकर मैं सचेत हुआ और देखा कि व्योमकेश दक्षिण की दीवार के पास खड़े होकर दीवार की ओर देख रहे हैं और हल्के हल्के हंस रहे हैं। शशांक बाबू ने कहा, क्या हुआ, हंस रहे हो? व्योमकेश ने कहा, जादू, देखो ये तुम्हें पहले नहीं दिखा होगा, और दीवार की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। हम उत्सुकतापूर्वक उठे और गए। पहले दीवार पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर ध्यान से देखने पर देखा कि फर्श से लगभग 5 फीट ऊंचाई पर सफ़ेद चूने पर साफ उंगली के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने गीले चूने पर उंगली दबाकर निशान छोड़ दिया हो। शशांक बाबू ने भौवे चढ़ाते हुए कहा,
एक बूढ़े हाथ की उंगली के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? व्योमकेश ने कहा, मतलब एक तरह की भ्रम की स्थिति। हत्यारे का ये पहचान चिन्ह तुम लोगों को दिखा ही नहीं। आश्चर्यचकित शशांक बाबू ने कहा, हत्यारे का? ये उंगली का निशान हत्यारे का कैसे साबित हुआ? हम पहले इसे नहीं देख पाए थे, पर यह क्यों कि हत्यारे का ही होगा? हम समझ नहीं पा रहे। जो राजमिस्त्री कमरे में चुना लगाता था उसके भी हो सकते हैं, किसी और का भी हो सकता है। व्योमकेश ने तीखी दृष्टि से शशांक बाबू की ओर देखा और कहा, यह बिल्कुल असंभव नहीं, लेकिन बात यह है राजमिस्त्री दीवार पर अपनी उंगली का निशान क्यों छोड़ेगा? तो फिर हत्यारे ने क्यों छोड़ा होगा? व्योमकेश ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कहना सही, तो तुम्हारे अनुसार ये कुछ भी नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके महत्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा। व्योमकेश ने छोटी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी तर्क शक्ति सही है, प्रमाण के बिना किसी चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। पॉकेट में चाकू है या बाली, छुरी है, क्यों? अप्रसन्न चेहरे से शशांक बाबू ने छुरी बाहर निकाल दी। व्योमकेश की खोज से वे खुश नहीं हो सके, इसलिए शायद उसे महत्वहीन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उनका रवैया बिल्कुल गैर तार्किक नहीं लग रहा था। दीवार पर उंगली का निशान कब और किसने बनाया, कुछ पता नहीं। हत्याकांड के रहस्य समाधान में इसका क्या महत्व है? और अगर यह हत्यारे की ही उंगली का निशान भी हो तो इसका क्या फ़ायदा होगा? जब हत्यारा कौन है पता नहीं तो यह निशान किस काम आएगा? यह मैं भी नहीं समझ पा रहा था। व्योमकेश ने छुरी लेकर निशान के चारों ओर काटना शुरू किया। अत्यंत सावधानी से चूने और बालों को हटाकर छुरी की नोक से हल्का सा दबाते ही निशान सहित थोड़ी प्लास्टर निकल आई। व्योमकेश ने इसे ध्यानपूर्वक रुमाल में लपेटकर जेब में रखा और कैलाश बाबू से कहा, आपके कमरे की दीवार ठीक कर दी है, कृपया थोड़ा चूना डालकर इस छेद को भर दे। फिर शशांक बाबू से कहा, चलो शशांक, यहाँ का काम फिलहाल समाप्त हुआ। इस समय देख रहा हूँ 9 बज चुके हैं। कैलाश बाबू को और कष्ट नहीं देना चाहिए। अच्छा कैलाश बाबू, क्या आपको घर से नियमित पत्र प्राप्त होते हैं? कैलाश बाबू ने कहा, कौन मुझे पत्र देगा? मेरा एक ही बेटा है, उसकी हरकतें आपने सुनी ही होगी। पत्र देने लायक कोई रिश्ता मेरे पास नहीं। प्रफुल्लित स्वर में व्योमकेश बोले, बड़ी दुखद बात है। ठीक है, आज के लिए हम चलते हैं, बीच बीच में कभी कभी आपको परेशान करने आऊँगा। और हाँ, इसकी जानकारी किसी को देने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने दीवार के छेद की ओर इशारा किया। कैलाश बाबू ने सिर हिलाकर सहमति दी। हम सड़क पर निकल पड़े। धूप अब कड़ी होने लगी थी। तेज कदमों से घर की ओर बढ़े। अचानक शशांक बाबू ने पूछा, व्योमकेश, उस उंगली के निशान के बारे में तुम्हारा वास्तविक विचार क्या है? व्योमकेश ने कहा, मेरी धारणा तो मैंने पहले ही बता दी, यह हत्यारे की उंगली का निशान है। अधीर स्वर में शशांक बाबू बोले, लेकिन ये तो तुम्हारा जोर जबरदस्ती है। हत्यारा कौन, उसका नाम तक हमें नहीं पता, फिर भी तुम कह देते हो कि यह हत्यारे की उंगली का निशान है। कोई तर्क संगत कारण दिखाओ तो सही। किस तरह का तर्क संगत कारण देखना चाहते हो? शशांक बाबू का स्वर अब अधिक दबाव और बेचैनी से भर गया। उन्होंने कहा, मैं कुछ देखना नहीं चाहता। मुझे लगता है तुम केवल नटखट शरारत कर रहे हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम सोच रहे हो कि बांग्लादेश की जांच पड़ताल की पद्धति इस देश में भी चलेगी। ये तुम्हारी भूल है। उस तरह के डिटेक्टिव खेलों में यहाँ कोई काम नहीं बनेगा। व्योमकेश ने कहा, भाई, मैं डिटेक्टिव कला को काम में लगाने यहाँ नहीं आया, बल्कि थोड़ा विश्राम देने के लिए आया। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें मेरा हस्तक्षेप ज़रूरी नहीं तो मैं यहाँ से मुक्त होकर चला जाऊँ। शशांक बाबू ने संयम से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि रास्ते पर चलते हुए किसी भी समय कुछ कर पाओगे, ये मामला इतना आसान नहीं है। वही तो देख ही रहा हूँ। 6 महीने से हम जिस मामले की कोई खबर तक नहीं निकाल पाए, तुम एक उंगली के निशान को देखकर ही ये समझ बैठे कि इसे हल कर दिया। तो समझो कि इस केस की गंभीरता तुम अब तक सही से नहीं समझ पाए। उंगली के निशान या रास्ते में मिली टुकड़ी कागज़ में 2 हाथ के अक्षर, इनसे रोमांचक उपन्यास लिखा जा सकता है, लेकिन पुलिस का काम नहीं चलता। इसलिए कह रहा हूँ, उन उंगलियों के निशानों और टुकड़ों को छोड़ो। इसी बीच पास से एक फितून गाड़ी जा रही थी। उसके सवारों ने हमें देखकर गाड़ी रोक दी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या व्योमकेश बाबू,
कैसे है? ताराशंकर बाबू गंगामुख होकर घर लौट रहे थे। माथे पर गंगा मूर्तिकार का निशान, शरीर पर धूप की छाया, चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान। व्योमकेश ने उनके प्रश्न का जवाब अच्छे इंसान की तरह प्रत्युत्तर में दिया। किस बारे में? किस बारे में? फिर वैकुंठ की हत्या के कुछ मिला? व्योमकेश ने कहा। इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। बेहतर होगा शशांक से पूछे। ताराशंकर बाबू ने बाई भौं हिलाते हुए कहा। लेकिन सुना था कि आप ही ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी ली। जो भी हो शशांक बाबू, कोई नई खोज हुई? शशांक बाबू ने उदास स्वर में कहा। खोज हुई भी हो तो भी पुलिस की गुप्त बातें आम लोगों के सामने लाने का मेरा अधिकार नहीं। और हाँ, आपने गलत सुना। व्योमकेश मेरे मित्र है, मुंगेर में घूमने आए हैं। जांच से उनका कोई संबंध नहीं। पुलिस के साथ वकील का यह संबंध जगत में काफ़ी दुर्लभ है। देखा गया कि ताराशंकर बाबू और शशांक बाबू के बीच प्रेम नहीं है। ताराशंकर बाबू ने मधुर स्वर में कहा। ठीक है, तो कुछ कर नहीं पाए। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि आप लोगों से इससे अधिक नहीं हो पाएगा। ठीक है। ताराशंकर बाबू की फिटन गाड़ी वहाँ से निकल गई। शशांक बाबू कठोर निगाह से उस तरफ देखते हुए जो कुछ बोले वो कोई प्रिय संवाद नहीं था। भीतर ही भीतर सभी का मूड कुछ कठोर और गंभीर हो गया। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। तीनों चुपचाप घर पहुंच गए। दोपहर का समय व्योमकेश ने सुस्त तरीके से बिताया। एक बार टुकड़ा कागज़ और उंगली के निशान को निकालकर अनदेखा सा देखा, फिर उन्हें संभाल कर रख दिया। उसके मन की क्रिया को ठीक से समझ पाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लगा कि अब तक इस हत्या के मामले में जो आकर्षण उसे महसूस होता था वह भी अब कम या लगभग समाप्त हो गया है। शाम को बरदा बाबू आए और बोले, यहाँ हमारे बंगालियों का एक क्लब है, चलिए आज आपको वहाँ ले चलते हैं। चले। 2 दिन यहाँ होने के बावजूद हमने स्थानीय आकर्षक स्थानों को नहीं देखा था, इसलिए बरदा बाबू ने हमें कुछ जगह दिखाई। कष्टहरिणी घाट, पीर शानफार की कब्र आदि। फिर सूर्यास्त के समय उन्होंने हमें क्लब की ओर ले जाने की बात कही। क्लियर के बाहर क्लब था। रास्ते में देखा, मैदान के बीचों बीच एक विशाल तंबू लगा था। उसके चारों ओर लोगों की भीड़। तंबू के अंदर से उज्जवल रोशनी और अंग्रेजी संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा, ये क्या है? एक सर्कस पार्टी आई है, व्योमकेश बोले। यहाँ भी सर्कस पार्टी आती है क्या? बरदा बाबू ने उत्तर दिया। आती है, बिल्कुल। थोड़ी बहुत रोजी रोटी भी कमा लेते हैं। देखिए, पिछले साल एक टोली आई थी। नहीं, पिछले साल नहीं, उससे 1 साल पहले। ये लोग कितने दिन से हैं? कल शनिवार था। कल से ही ये खेल दिखा रहे हैं। संबंध में शहर में मनोरंजन और आनंद की कमी को लेकर बरदा बाबू ने शिकायत की। कुछ ही बंगालियों में हमेशा झगड़ा और लड़ाई रहती है, इसलिए चाहे थिएटर का कोई छोटा समूह क्यों न हो, अभिनय बड़ी घटना नहीं बन पाता। बाहर से कभी कभार आने वाला 1 या 2 कार्निवल ही भरोसेमंद होते हैं। ये सुनकर मैं ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। बंगालियों के वास्तविक जीवन में जिस भव्यता और विविधता की कमी होती है उसे वे थिएटर के राजा या सेनापति बनकर पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ 2 बंगाली है वहाँ थिएटर क्लब होना अनिवार्य है, और जहाँ थिएटर क्लब है वहाँ झगड़े और हंगामा ज़रूर होंगे। मनोरंजन के लिए आपूर्ति सामग्री पर निर्भर होना ही स्वाभाविक है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं। सुनते सुनते हम क्लब पहुँच गए। क्लब का प्रवेश द्वार संकीर्ण था, लेकिन अंदर काफ़ी विशाल था। थोड़ी खुली जगह के ऊपर कई कमरे थे। हमने प्रवेश किया और देखा कि एक कमरे में कुछ लोग ब्रिज खेल रहे थे। प्रत्येक हाथ खेल खत्म होते ही वे आलोचना में मग्न हो जाते और खेल शुरू होते ही फिर गंभीर और कम बोलने वाले हो जाते। उनके ध्यान का केंद्र खेल के अलावा कहीं नहीं था। हमारे आने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कक्ष के एक कोने में 2 लोग शतरंज के बोर्ड पर खेल रहे थे, इसलिए जब तक बाजी खत्म नहीं होती थी उनका ध्यान किसी बाहरी चीज़ पर नहीं जाता। पास के कमरे से कुछ लोगों की उत्साहित आवाज़ सुनाई दी। बरदा बाबू हमें उस कमरे में ले गए। देखा कि एक टेबल पर कुछ युवक बैठे हैं। उनमें हमारे पूर्व परिचित शैलेन बाबू भी मौजूद थे। बाकी लोग उन्हें 70 रथियों की तरह घेरे हुए थे और भूत जैसी घटनाओं के बारे में विभिन्न सूक्ष्म और संदेहपूर्ण टिप्पणियों से लगभग दबोच ही देने वाले थे। बरदा बाबू को देखकर शैलेन बाबू की आंखों में राहत की चमक आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा, आइए बरदा बाबू, ये लोग मुझे बिल्कुल। अरे व्योमकेश बाबू, आप भी आए हैं? कृपया आए।
नवागंतुकों को देखकर बहस तुरंत थम गई। बरदा बाबू ने हमारी पहचान करवाई और हम बैठ गए। उन्होंने पूछा, तुम लोग इतने उत्तेजित क्यों हुए, क्या हुआ? शैलेन बाबू बोले, वे मेरे भूत पर विश्वास नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ये केवल मेरे मस्तिष्क की उत्पन्न कल्पना है। पृथ्वीश बाबू नामक एक सज्जन बोले, हम कहना चाहते हैं कि बरदा बाबू की आषाढ़ महीने की कहानियाँ सुन सुनकर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वे झाड़ियों में बाघ देख रहे हैं। वास्तव में जिसे वे भूत समझ रहे हैं वो शायद कोई चमगादड़ या ऐसा ही कुछ है। शैलेन बाबू बोले, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं देखा, पर चमगादड़ नहीं है, मैं ये शपथपूर्वक कह सकता हूँ। और बरदा बाबू की कहानियाँ सुनकर मेरी दृष्टि कमज़ोर हो गई है, अगर आप मुझे दोष दे। बरदा बाबू ने हमारी ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, ये दोनों कल सुबह यहाँ आए थे, क्या आपको लगता है कि मैंने इन्हें भी कहानी सुनाकर प्रभावित कर दिया? एक प्रतिवादी बोला, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर समय मिले तो। बरदा बाबू बोले, वे कल रात देख चुके हैं। सभी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। फिर पृथ्वीश बाबू ने व्योमकेश से पूछा, सच में देखा? व्योमकेश ने स्वीकार किया, हाँ। क्या देखा? एक चेहरा। प्रतिवादी पक्ष ने आपस में नजरें मिलाई। तब व्योमकेश ने बताया कि उसने उस चेहरे को किस स्थिति में देखा था। सुनकर सभी चुप हो गए। बरदा बाबू और शैलेन बाबू के चेहरे पर विजयी गर्व झलक उठा। अमूल्य बाबू अब तक चुप बैठे थे, बहस में शामिल नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर अनिच्छा, पीड़ा और अविश्वास का द्वंद्व चल रहा था। जो विश्वास करना नहीं चाहते उसे मजबूरी में मानने की मानसिक स्थिति उनके मन में थी। इस बार उन्होंने कहा, अपने विरोधी स्वर को यथासंभव कम करते हुए, ठीक है, जब कई लोगों ने देखा और कहा तो मान लिया गया कि घटना सच है, पर क्यों? अगर वैकुंठ जौहरी भूत है तो वह कैसे और क्यों कैलाश बाबू को परेशान कर रहा है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? बरदा बाबू बोले, प्रेतात्मा का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता, पर मेरा मानना है कि वैकुंठ बाबू कुछ कहना चाहते हैं। अमूल्य बाबू चिढ़ते हुए बोले, कहना चाहते हैं तो क्यों नहीं कह रहे? अवसर नहीं मिल रहा। हम उन्हें देखकर इतने डर गए हैं कि उन्हें जाने की इच्छा हो रही है। साथ ही भूत की मूर्त लेने की शक्ति हो सकती है, पर बोलने की क्षमता हर जगह नहीं होती। एस्ट्रोग्लाज्म नामक वस्तु मुहूर्त को पकड़ने का माध्यम है। पंडित्य फैलाओ मत बरदा बाबू। स्पिरिचुअलिज्म की किताबें याद कर ली है, हम जानते हैं। अगर वैकुंठ बाबू कुछ नहीं बोल सकते तो निर्दोष सज्जन को क्यों यातनाएं दे रहे हैं? मुंह से नहीं बोल सकते, पर बुलवाने का तरीका है। कौन सा तरीका? टेबल चाल। ओह, वो टेढ़ी मेढ़ी टेबल, वो तो छोटी है। कैसे जान लिया? कभी जांच कर देखी? अमूल्य बाबू चुप हो गए। तब बरदा बाबू ने हमारी ओर देखा और कहा, देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि वैकुंठ बाबू कुछ कहना चाहते हैं। शायद वह हत्यारे का नाम लेना चाहते हैं। हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। टेबल को हिलाकर उन्हें बुलाइए तो वह अपनी बात कह सकते हैं। क्या आप टेबल हिलाकर देखेंगे? मैंने कभी भूत को सक्रिय होते नहीं देखा। भारी उत्सुकता हुई। कहा, ठीक है, चलिए करते हैं। अभी करें? बरदा बाबू बोले, गलत क्या होगा? यही मौका है। अगर भूत सामने आए तो आप सभी का दूर होगा। सभी उत्साहपूर्वक सहमत हो गए। एक छोटा सा टेबल तुरंत ले आया गया। बरदा बाबू ने कहा कि अगर अधिक लोग हो गए तो चक्र ठीक नहीं बनेगा, इसलिए 5 लोगों को चुना गया। बरदा बाबू, व्योमकेश, शैलेन बाबू, अमूल्य बाबू और मैं रह गए। बाकी सभी पास के कमरे में जाकर बैठ गए। रोशनी थोड़ी कम कर दी गई और हम 5 ने टेबल के चारों ओर कुर्सियां खींच कर बैठ गए। बरदा बाबू संक्षेप में समझा दिए कि क्या करना है। फिर टेबल पर हल्के हाथ रखकर आपस में उंगलियों को मिलाकर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने वैकुंठ बाबू के ध्यान में प्रवेश किया। कमरे में हल्का अंधेरा और पूर्ण मौन छा गया। 5 मिनट इस तरह बीते। कोई भूत नहीं दिखा। मन में अजीब सा विचार आने लगा। जबरदस्ती मन को वैकुंठ बाबू के ध्यान में केंद्रित करना पड़ा। लगातार ध्यान लगाने के दौरान थोड़ी बेचैनी होने लगी। तभी लगा कि टेबल थोड़ी हिली। अचानक शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम स्थिर होकर बैठे रहे। उंगलियों की नसें अत्यंत सचेत हो गई। फिर टेबल थोड़ी हिली, जैसे धीरे धीरे मेरे हाथ के नीचे घूम रही हो। बरदा बाबू का गंभीर स्वर सुनाई दिया,
वैकुंठ बाबू, क्या आप आ गए हैं? अगर आए हैं तो एक बार संकेत दे। कुछ समय तक कोई जवाब नहीं आया। फिर टेबल का एक पैर धीरे धीरे हवा में उठा और ठोक कर जमीन पर गिरा। बरदा बाबू गंभीर लेकिन धीमे स्वर में बोले, अवतरित हो गए हैं। स्नायु की उत्तेजना और बढ़ गई। कान तेजी से काम करने लगे। आंखें खोली लेकिन एक आश्चर्य का झटका लगा। क्या देखने की उम्मीद थी पता नहीं, लेकिन जो देखा वह था जैसे 5 लोग आधे अंधेरे में बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी बीच एक गंभीर प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कमरे में हमारे आसपास कहीं एक अप्राकृतिक आत्मा आकर खड़ी है, इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। बरदा बाबू ने धीरे स्वर में हमसे कहा, मैं ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या कहते हो? हमने सिर हिलाकर सहमति दी। तब उन्होंने गंभीर और धीमे स्वर में प्रेतात्मा से प्रश्न करना आरंभ किया, आप क्या चाहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। टेबल स्थिर हो गई। आप बार बार क्यों प्रकट हो रहे हैं? ऐसा लगा कि टेबल थोड़ा हिला, लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद स्पष्ट कुछ समझ में नहीं आया। क्या आपके पास कोई संदेश है? इस बार टेबल का पैर धीरे धीरे उठा। कई बार ठक-ठक की आवाज़ हुई, परंतु कोई स्पष्ट अर्थ नहीं समझ में आया। बरदा बाबू बोले, अगर हाँ कहना चाहते हैं तो एक बार ठोके, अगर नहीं कहना चाहते हैं तो 2 बार ठोके। एक बार ठोकने की आवाज़ आई। देखा कि परलोक के साथ भाव व्यक्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल नहीं है। हाँ या ना तो किसी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन विस्तृत रूप से मन की बात कहना अप्राकृतिक प्राणी के लिए बहुत कठिन है। फिर भी मानव बुद्धि की मदद से ये बाधा कुछ हद तक पार कर ली गई। अक्षरों को संख्या के माध्यम से समझाने की पद्धति है। बरदा बाबू ने वही पद्धति अपनाई। प्रेतात्मा की ओर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा, जो कहना चाहते हैं अक्षरों के अनुसार ठोके, तब हम समझ पाएंगे। तब टेलीग्राफ की तरह संदेश आरंभ हुआ। टेबल का पैर कई बार ठक ठक करके हिला, फिर स्थिर हो गया, फिर हिला, फिर स्थिर। इस तरह लंबे समय तक जो शब्द कठिनाई से बाहर आए वे थे, ये घर छोड़ो, नहीं तो अमंगल। टिपाई के अंतिम शब्द थमने के बाद हम कुछ समय डर और सन्नाटा लिए बैठे रहे। फिर बरदा बाबू ने गला एक बार साफ करते हुए कहा, हम ये प्रयास करेंगे कि आपका घर छोड़ दिया जाए। क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? टिपाई स्थिर रहा। मेरे मन में अचानक एक विचार आया। मैंने बरदा बाबू से धीरे से कहा, हत्या करने वाले से पूछिए। बरदा बाबू ने पूछा। कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर टेबल का पैर हिलने लगा। तारा तारा तारा। अचानक टेबल कई बार जोर से हिला और फिर ठहर गई। बरदा बाबू ने कांपते स्वर में पूछा, क्या कहा? समझ नहीं आया। तारा? किसी का नाम? टिपाई में कोई उत्तर नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप मौजूद है? कोई उत्तर नहीं मिला। टेबल जड़वत हो गई। तब बरदा बाबू ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, वो चला गया। व्योमकेश ने हाथ बढ़ाकर रोशनी तेज कर दी। फिर सभी के हाथों की ओर तीव्र दृष्टि डालते हुए सामान्य रूप से कहा, माफ़ कीजिए, अब कोई भी टिपाई से हाथ न हटाए। मैं आपके हाथ की जांच करना चाहता हूँ। बरदा बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखना चाहते हैं कि किसी के हाथ में कुछ लगा है या नहीं? ठीक है, देखिए। व्योमकेश के इस व्यवहार पर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। इतने सभ्य व्यक्तियों को खुलेआम धोखेबाज समझना निश्चित रूप से शिष्टाचार विरोधी था। फिर भी उन्होंने संदेह के बावजूद हाथों की जांच आरंभ कर दी। किसी के हाथ में कुछ नहीं मिला। व्योमकेश तब दोनों हाथों को जोड़कर टिपाई के ऊपर कोहनियों को रखकर रोशनी की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। बरदा बाबू ने खोजते हुए पूछा, कुछ मिला? व्योमकेश बोले, अविश्वसनीय, ये कल्पना से परे है। बरदा बाबू प्रसन्न स्वर में बोले, देयर आर मोर थिंग्स। अमूल्य बाबू की विरोधाभासी प्रतिक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई। उन्होंने असंयत स्वर में प्रश्न किया, लेकिन तारा तारा शब्द का मतलब कोई समझ पाया? सभी ने हाँ या नहीं की तरफ देखा। मेरे दिमाग में अचानक बिजली सी कपकपी हुई। तारा शंकर? मैं वही नाम उच्चारित करने वाला था, लेकिन व्योमकेश ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, उस पर चर्चा न करना ही ठीक है। बरदा बाबू बोले, हाँ, जो हमने जाना वो हमारे मन में ही रहे। सभी ने उनकी बात पर गंभीरता और सहमति में सिर हिलाया। व्योमकेश बोले,
आज का अनुभव बहुत अद्भुत रहा। अभी भी विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इससे बचने का कोई उपाय नहीं। बरदा बाबू, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये कहकर व्योमकेश उठ खड़े हुए। घर लौटते समय बरदा बाबू, शैलेंद्र बाबू और अमूल्य बाबू हमारे साथ थे। वे भी उसी मार्ग से घर गए। हमारे घर के पास पहुंचते ही शैलेंद्र बाबू बोले, अकेले घर रहूँगा, लगता है आज रात नींद ठीक से नहीं आएगी। बरदा बाबू बोले, अब डर किस बात का? डर तो केवल कैलाश बाबू का है। ठीक है, उन्हें घर छोड़ने का क्या किया जा सकता है, बताइए। व्योमकेश बोले, उन्हें घर छोड़ना ही होगा। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। कैलाश बाबू सरल व्यक्ति है, फिर भी उनकी भलाई के लिए हमारी कोशिश करनी ज़रूरी है। लेकिन घर पहुँचने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार। तीनों ने शुभरात्रि कहकर विदा ली। अमूल्य बाबू की आवाज़ सुनाई दी, शैलेंद्र बाबू, आप आज रात मेरे ही घर पर रुके। आप भी अकेले रहते हैं, मेरे घर में भी मैं और कोई नहीं है। समझ गया कि टेबल चलाने की घटना सभी के मन पर डर और हैरानी की छाया छोड़ चुकी है। शशांक बाबू शायद भीतर ही भीतर व्योमकेश के बारे में निराश हो चुके थे। इसलिए उस दिन कैलाश बाबू के घर से लौटने के बाद उन्होंने हत्या के विषय को व्योमकेश के सामने उठाया ही नहीं। इसके अलावा अचानक उनके ऑफिस में काम का दबाव बढ़ गया था और पूजा की छुट्टी से पहले अवकाश का भी अभाव था। इसके बाद 2-3 दिन हमने शहर और शहर के बाहर इधर उधर घुमाते हुए बिताए। ये स्थान अत्यंत प्राचीन था, जारासंध के समय से क्लाइव के समय तक। इसके आसपास कई किंवदंतियाँ और घटनाएं संचित हुई थी। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए ये जगह अत्यंत आकर्षक थी। इन सब चीज़ों को देखते देखते व्योमकेश जैसे हत्या की घटना को भूल ही गए थे। केवल हर शाम कैलाश बाबू के घर जाकर उनसे बातचीत करना और विभिन्न तरीकों से उन्हें घर छोड़ने के लिए प्रेरित करता। उसकी कुशल वाक विन्यास की वजह से कैलाश बाबू धीरे धीरे राजी हो गए। अंततः लगभग 1 हफ्ते बाद वे सहमत हो गए। बाहर शहर के किनारे एक अच्छा घर मिल गया और तय हुआ कि अगले रविवार को वह वहाँ शिफ्ट करेंगे। रविवार सुबह चाय पीते समय व्योमकेश ने कहा, शशांक, अब हमें चलना होगा, बहुत दिन हो गए। शशांक बाबू बोले, इतने समय में? और 2 दिन और रुक जाओ। क्या तुम्हारा कोलकाता में कोई ज़रूरी काम है? उनकी बातें शिष्टतापूर्ण थी, लेकिन स्वर में उत्साह की कमी थी। व्योमकेश ने उत्तर दिया, शायद कोई ज़रूरी काम नहीं है, फिर भी काम की प्रतीक्षा में दुकान सजाकर बैठना चाहिए। हाँ, सही है। अब कब जाओगे? आज ही। यहाँ तुम्हारे साथ बिताए कई दिन बहुत आनंददायक रहे, लंबे समय तक याद रहेंगे। आज ही? ताकि तुम्हें सुविधा हो। शशांक बाबू थोड़ी ही देर बाहर की ओर देखते रहे, फिर कुछ उदास स्वर में बोले, वो मामला तो कुछ भी नहीं हुआ। जटिल बात, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी सोचा था तुम्हारा नाम डाक शायद कुछ कर पाए। किस मामले की बात कर रहे हो? वैकुंठ बाबू की हत्या का मामला क्या भूल गए थे? ओह नहीं, लेकिन इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं? इसका मतलब क्या तुम सब जान चुके हो? हाँ, कुछ हद तक जान लिया। क्या? मैं तुम्हारी बात सही से समझ ही नहीं पा रहा हूँ। शशांक बाबू मुड़कर बैठ गए। व्योमकेश थोड़ी हैरानी के साथ बोले, क्यों? वैसे वैकुंठ बाबू की मृत्यु के बारे में जो कुछ जानना था वो तो बहुत पहले ही जान लिया था, अब उस पर सिर क्यों फोड़ना? शशांक बाबू स्तब्ध होकर देख रहे थे। लेकिन इतना पहले जान लिया? क्या कह रहे हो? वैकुंठ बाबू का हत्यारा जान लिया? वह तो पिछले रविवार ही पता चल गया। तो इतने दिन मुझे क्यों नहीं बताया? व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, तुम्हारे मूड को देखकर मुझे लगा कि पुलिस मेरी मदद लेना नहीं चाहती। भारत में जिस तरह से हम काम करते हैं वो तुम्हारे लिए बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम्हारी दृष्टि में अंगुली के निशान और बिखरे हुए कागज़ों की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैं बताने का औचित्य नहीं समझा। सोचो, अगर तुम इसे रोमांचक उपन्यास समझकर पूरी पुलिस को हंसाते तो मेरी हालत कितनी कठिन हो जाती, कल्पना करो। शशांक बाबू ने थूक निगल लिया। लेकिन मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बता सकते थे, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अब चलो, क्या पता चला सुनाओ। वो व्योमकेश के सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए। व्योमकेश चुप रहे। किसने किया? क्या हम उसे जानते हैं? व्योमकेश ने हल्की मुस्कान दी। शशांक बाबू उसके पैर पर हाथ रखकर लगभग विनम्र स्वर में बोले, सच सच बताओ व्योमकेश, किसने किया?
शशांक बाबू स्तब्ध होकर कुछ समय फड़फड़ाते हुए बोले, मजाक कर रहे हो? भूत ने किया? अर्थात? हाँ, वही सच है। शशांक बाबू अधीर स्वर में बोले, जो कहना है साफ साफ कहो ब्योमकेश। अगर तुम्हें सच में विश्वास है कि भूत ने किया तो। उन्होंने निराश होकर हाथ फेर लिया। व्योमकेश हंस पड़े। फिर उठकर बरामदे में एक बार टहलते हुए बोले, सभी बातें तुम्हें स्पष्ट रूप से बताने के लिए आज जाना नहीं होगा, रात भर रुकना पड़ेगा। आरोपी को तुम्हारे हाथों सौंपे बिना तुम समझ नहीं पाओगे। आज कैलाश बाबू घर बदलेंगे, इसलिए उम्मीद है कि आज रात ही आरोपी पकड़ा जाएगा। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, और कुछ नहीं, वैकुंठ बाबू की बेटी के लिए ही दुख होता है। चलो अब क्या करना है सुनो। अश्विन का महीना, दिन छोटे होने लगे हैं। 6 बजे तक शाम हो जाती है और लगभग 9 बजे तक निवासी अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने ये देखा था। उस रात 9 बजे के करीब हम तीनों बाहर निकले। ब्योमकेश एक टॉर्च लेकर चल रहे थे। शशांक बाबू एक जोड़ी हथकड़ी अपनी जेब में रख लिए। रास्ता सुनसान था। आकाश में बादलों की चादर फैल गई थी और अर्धर चंद्र को ढक लिया था। सड़क किनारे दूर दूर पर जो कमज़ोर केरासिन लैंप पोस्ट की रोशनी जल रही थी वह रात के घने अंधकार को हल्का सा धुंधला कर रही थी। रास्ते में किसी मनुष्य से सामना नहीं हुआ। कैलाश बाबू के परित्यक्त घर के सामने पहुंचे तो सरकारी खजाना की 9 बजे की घंटी बज चुकी थी। शशांक बाबू इधर उधर देखकर हल्की सी सीटी बजाए। अंधकार से अचानक कोई व्यक्ति बाहर आया। हमें उसकी स्पष्ट रूप से झलक नहीं मिली, केवल अस्पष्ट कदमों की आहट समझ आई। व्योमकेश ने धीरे से उसे कुछ कहा और वह व्यक्ति फिर अंधेरे में विलीन हो गया। हमने सावधानीपूर्वक घर में प्रवेश किया। घर सुनसान था। दरवाजे और खिड़कियां सब खुली थी। कोई रोशनी जलती नहीं दिखी। घर मृत शव की तरह शांत और निर्जीव प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे कदम रख कर ऊपर पहुंचे। कैलाश बाबू के कमरे के सामने व्योमकेश एक बार रुके, फिर कमरे में प्रवेश कर टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। कमरे में सब कुछ खाली और शांत था। खाट और बिस्तर पहले जैसी जगह पर नहीं थे। खुली खिड़कियों से ठंडी हवा कमरे में प्रवेश कर रही थी। व्योमकेश ने दरवाज़ा बंद किया और टॉर्च बुझा दी। फिर वे फर्श पर बैठ गए और धीरे स्वर में बोले, बैठ जाओ। हमें कितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा निश्चित नहीं है। शायद रात के 3 बजे तक इसी तरह बैठना पड़े। अजीत, जैसे ही मैं टॉर्च जला दूँ तुम खिड़की के पास खड़े हो जाना, और शशांक, तुम्हारा काम है प्रेत को पकड़कर जीवित पकड़ना। फिर अंधेरे में बैठकर हमारा पहरा शुरू हुआ। हम तीनों चुपचाप बैठे थे, कोई हलचल नहीं। अगर कोई हल्का सा भी हिला या आवाज़ करता, व्योमकेश असंतोष प्रकट करते। सिगरेट जलाने का समय भी अब नहीं था, क्योंकि अगर धुआं या गंध फैलती तो शिकार घबरा जाता। बैठते बैठते पुरानी रातों की लंबी प्रतीक्षा याद आ गई, जैसे चोरी के घर के टूटे फूटे कमरे में अनजान खतरे के बीच जागते रहना। आज की रात भी उसी तरह अविस्मरणीय अंत की ओर बढ़ रही थी। खाना खाने की घड़ी ने 2 बार घंटा बजाया। 11 बज चुके हैं। कब वह आएगा इसका कोई निश्चित समय नहीं था। इस बीच हमारी पलकें भारी हो रही थी। इसी समय अचानक ब्योमकेश ने अंगूठे की तरह अपनी उंगली मेरी जांघ पर दबा दी। मेरी हाय आधे रास्ते में रुक गई। खिड़की के पास से हल्की सी आवाज़ आई। आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल एक अस्पष्ट बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी जो सुनने की इंद्रियों को छू गई। फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं सांस रोककर सुनने की कोशिश करने लगा। बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिर्फ अपने सीने में एक गूंजती हुई आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई। अचानक हमारे बहुत करीब फर्श पर पैरों की खुरखुराती आवाज़ सुनाई दी। हम चौंक गए। कोई कमरे में प्रवेश कर चुका था। हमारे दोनों हाथों के पास खड़ा था, फिर भी हम उसे देख नहीं पा रहे थे। क्या वह हमारे अस्तित्व को जान चुका है? वह कौन है? अब क्या करेगा? मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। सुबह की धूप दरवाजे की दरार से कमरे में प्रवेश करती है, वैसे ही एक हल्की रोशनी कमरे के मध्य में आई और सामने की दीवार को छूने लगी। बहुत महीन रोशनी थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया हो। हमने देखा कि एक लंबा काला व्यक्ति हमारी ओर पीट कर खड़ा है और उसके हाथ में छोटा टॉर्च है जिसकी रोशनी दीवार पर किसी चीज़ को खोज रही थी। काला रूप धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ा। अत्यंत नाटकीय ढंग से दीवार की सफ़ेद चूने की सतह की जांच करने लगा। उसकी आवाज़ से कोई अप्रकट गूंज बाहर आई, जैसे कि वह वही पा चुका हो जिसकी तलाश कर रहा था।
इस समय ब्योमकेश ने टॉर्च जला दी। तेज रोशनी से कुछ क्षणों के लिए आंखें चकाचौंध हो गई। फिर मैं दौड़कर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। आगंतुक भी तुरंत पलटा और अपनी आंखों के सामने हाथ उठा लिया। पहले उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन एक ही क्षण में कई घटनाएं लगभग एक साथ घटी। आगंतुक जैसे बाघ की तरह मेरे कंधे पर टूट पड़ा। शशांक बाबू उसके कंधे पर टूट पड़े और हम तीनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। जोरदार संघर्ष जारी रहा। शशांक बाबू ने आगंतुक को कुश्ती करने जैसा पकड़ने की कोशिश की। आगंतुक ने उनके कंधे में जोर से काटा और एक छलांग में खड़ा हो गया। शशांक बाबू उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उसने उसके पैरों को पकड़ लिया। आगंतुक उसे गिरा नहीं सका और इस बीच खिड़की की ओर खींचा गया। इस समय टॉर्च की रोशनी में मैंने उसका विकृत भयंकर रंगीन चेहरा देखा। ये सचमुच भूत जैसा ही था। व्योमकेश ने शांत सरल स्वर में कहा, शैलेन बाबू, अगर आप खिड़की से भागने की कोशिश करेंगे तो केवल दुख ही मिलेगा। आपके रणपा वहाँ नहीं है। इसके बजाय जमादार भानु प्रताप सिंह इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, जमादार साहेब, ऊपर आइए। वो भयानक चेहरा फिर कमरे की ओर पलटा। शैलेन बाबू, हमारे निर्दोष शैलेन बाबू। हाय, आश्चर्य से मन ठहर सा गया। शैलेन बाबू के विकृत चेहरे की पिशाच जैसी भूखी आंखें कुछ क्षण व्योमकेश की ओर चमकी। दांत बाहर निकले जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, पर केवल एक गूंजती हुई ध्वनि ही निकल सकी। फिर अचानक शिथिल शरीर वही गिर पड़ा। शशांक बाबू ने उसका पैर छोड़ दिया और खड़े हुए। व्योमकेश ने कहा, शशांक, आप शैलेन बाबू को जानते हैं, लेकिन शायद उनका पूरा परिचय नहीं जानते। कंधे से खून बह रहा है, कोई बात नहीं, टिंचर आयोडीन लगाने से ठीक हो जाएगा। जब आपने पुलिस का अधिकार स्वीकार किया है तो इसके साथ आने वाले परिणाम भी आपको भुगतने होंगे। चलो, शैलेन बाबू का असली परिचय बताते हैं। वे साकास के एक प्रसिद्ध जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं और वैकुंठ बाबू के अनिर्दिष्ट जमाता है। इसलिए अगर वे आपके कंधे में काट रहे हैं तो इसे जमाई बाबू का शरारत समझिए। शशांक बाबू ने इसे शरारत न समझते हुए गले में ऊंची आवाज़ में जमाई बाबू के प्रकोष्ठ में हथकड़ी पहना दी। इसी समय जमादार भानु प्रताप सिंह अपने विशाल गालपट्टी और चौकोर पोशाक के साथ कमरे में आया और सलामी देकर खड़ा हो गया। व्योमकेश ने अपनी घड़ी देखकर कहा, सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। अंततः तुरंत अपना विवरण प्रस्तुत करके स्टेशन की ओर प्रस्थान करना होगा। वैकुंठ बाबू के हत्यारे की गिरफ्तारी से शहर में ज़बरदस्त उत्साह और हलचल मच गई थी। कहना ही बेकार है। व्योमकेश ही इस अप्रत्याशित घटना को संभव कर पाए, और कैसे, ये देखकर चारों ओर एक प्रकार की स्तब्धता फैल गई थी। शशांक बाबू अब प्रसन्नता और संतोष की भावना को खुद में समेटे नहीं रख पा रहे थे। इसीलिए हमने कोई विलंब नहीं किया और कलकत्ता लौटने का निश्चय किया। कैलाश बाबू अपनी पुरानी हवेली लौट आए थे। उनके शयन कक्ष में विदाई से पूर्व हम सब एकत्र हुए। शशांक बाबू, बरदा बाबू, अमूल्य बाबू भी उपस्थित थे। कैलाश बाबू अर्धशय में बैठे हुए अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाने की कोशिश कर रहे थे। यह स्पष्ट हो रहा था कि उन्होंने अपने पुत्र पर किए गए गलत संदेह से कितनी मानसिक पीड़ा झेली थी। उन्होंने अचानक कहा, अब समझ आया कि शैलेन बाबू न तो भूत है न पिशाच। उफ, वो व्यक्ति कितना चालाक है। याद है, एक बार इसी कमरे में बैठकर वो कर चिल्लाया था। पूरी तरह से धांधली। उसने कुछ नहीं देखा, बस हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। खुद ही यह सुनिश्चित किया कि हम कभी न जान पाए कि वह कोई भूत नहीं है। खैर, व्योमकेश बाबू, अब अपना विवरण प्रस्तुत करें। आपने कैसे किया? सभी ने उत्सुकता से व्योमकेश की ओर देखा। व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ शुरू किया। बरदा बाबू, आप कुछ मत सोचिए। प्रारंभ से ही मेरा मन यह मान चुका था कि भूत प्रेत के मामले में कोई वास्तविकता नहीं है। भूत पिशाच है या नहीं, यह प्रश्न मैंने कभी नहीं उठाया। लेकिन जो कैलाश बाबू के सामने दिखाई दे रहा था वह निश्चित रूप से भूत प्रेत नहीं, बल्कि जीवित इंसान था। इसका मुझे शुरू से ही संदेह था। मैं पूरी तरह से व्यावहारिक व्यक्ति हूँ और केवल वास्तविक वस्तुओं के साथ काम करता हूँ। अंततः अलौकिक चीज़ों को मैं आमतौर पर अपने गणना और योजना से बाहर रखता हूँ। अब सोचिए, यदि वो भूत वास्तव में कोई इंसान है तो वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है? ये सवाल अपने आप उठता है। एक व्यक्ति बस भूत का ढोंग करके घर वालों को डर क्यों दिखा रहा है? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि वह घर वालों को घर छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता है। सोचिए, इसके अलावा कोई तार्किक उत्तर संभव नहीं है। अच्छा,
अब सवाल उठता है, वह घर खाली कराने के लिए क्यों प्रेरित है? निश्चित ही उसके कोई स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है? आप सभी जानते हैं, वैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनकी बहुमूल्य हीरे रत्न कुछ भी नहीं मिले। पुलिस को संदेह था कि वह उन्हें किसी लकड़ी के बक्से में रखते थे और हत्यारे ने उसे ले लिया, पर मैं इसे इतनी आसानी से मान नहीं सकता। जैसा कि मैंने वैकुंठ बाबू के चरित्र को समझा है, लगता नहीं कि वह अपने बहुमूल्य रत्नों को बस किसी लकड़ी के बक्से में रखते। वे कहाँ रखते थे ये कोई नहीं जानता। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कहाँ रखे होंगे। लेकिन ये सवाल अभी स्थगित रखें। इस भौतिक डराने की एकमात्र तर्कसंगत वजह यही हो सकती है कि वैकुंठ बाबू के हत्यारे को उनके रत्नों तक पहुंच नहीं मिली, लेकिन उसे पता है कि वे कहाँ है। इसलिए वह नए घर वालों को डराकर हटाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वह बिना किसी रोक टोक के वस्तुएं ले जा सके। इसलिए यह समझा जा सकता है कि भूत वही है, वैकुंठ बाबू का हत्यारा। वैसे वैकुंठ बाबू की बेटी से पूछते समय मुझे दो बातें अजीब लगी। पहली, उस रात उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। यह मेरे लिए असंभव लग रहा था। वे उसी कमरे में सो रही थी और जबकि उनके पिता को गला घोंटकर मारने की भयंकर खींचतान हो रही थी, उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हत्यारे ने वहाँ ही छिपकर यह पता कर लिया कि वैकुंठ बाबू अपने हीरे रत्न कहाँ रखते हैं, यानी उनके बीच कुछ प्रकार का संकेत या बातचीत हुई। शायद वैकुंठ बाबू चिल्लाए भी हो, लेकिन उनकी बेटी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। क्या यह संभव है? दूसरी बात, पिता की आत्मा की शांति के लिए वह किसी भी तरह का संस्कार नहीं देना चाहती। असली बात यह है कि वह जानती है कि उनके पिता को कोई भूतिया क्रिया प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वह निश्चिंत है। वास्तव में भूत कौन था यह संभवतः वह जानती है, अन्यथा एक अल्प शिक्षित पत्नी इस तरह से अपने पिता की परलौकिक क्रिया नहीं कर सकती। ये विश्वास योग्य नहीं। वैकुंठ बाबू की बेटी के बारे में कई संभावनाएं हो सकती है, पर उन्हें सब पर विचार करने की जरूरत नहीं। मुख्य बात यह है कि वह जानती है कि हत्यारा कौन है और उसे छिपाने की कोशिश कर रही है। पत्नी के ऐसे कौन से रिश्तेदार हो सकते हैं जो पिता से भी प्रिय हो? इसका उत्तर अनावश्यक है। वैकुंठ बाबू की बेटी जो सुचरित्रा है, ये जानकारी मुझे पहले दिन ही मिल गई थी। इसलिए हत्यारा उनके पति के अलावा कोई और नहीं हो सकता। वैकुंठ बाबू के दामाद के हत्यारा होने का एक और संकेत मुझे मिला। भूतात्मा लगभग 15 हाथ लंबा था और दूसरी मंजिल की खिड़की से आसानी से झांक सकता था। सामान्य व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है? सीढ़ी का उपयोग भी नहीं, वो इतनी जल्दी गायब होना असंभव है। इसका उत्तर है रणपा। आपने नाम सुना होगा, 2 लंबी लकड़ियाँ। उनके ऊपर चढ़कर पहले के डाकू 20-30 कदम दूर डकैती करते और रात में वापस आ जाते थे। आजकल सर्कस में रणपा पर कई खिलाड़ी खेल दिखाते हैं। यदि कोई नियमित अभ्यास न करे तो रणपा पर घूमना संभव नहीं। इसलिए यह अनुमान कि हत्यारा सर्कस से संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल बेतुका नहीं है। वैकुंठ बाबू का दामाद सर्कस टीम के साथ घूमता था और निश्चित रूप से अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए अनुमान स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। लेकिन सभी जानते हैं कि दामाद देश में नहीं है। 8 साल से गुम। वह अचानक कहाँ से आया? उस दिन इस घर के आसपास घूमते हुए मैंने एक कागज़ का टुकड़ा पाया, बहुत पुराना सर्कस का पोस्टर, जिस पर शेर की तस्वीर थी। अभी भी पूरी तरह से मिटी नहीं थी। इसके उल्टे पृष्ठ पर कुछ बंगाली शब्द हाथ से लिखे हुए थे। लगता है जैसे किसी ने पत्र के अभाव में पोस्टर के पीछे पत्र लिखा। पत्र की बातें असंगठित थी, फिर भी इसका अर्थ यह निकाला जा सकता था कि पति आर्थिक तंगी में पत्नी से पैसे मांग रहा है। अजीत, तुमने जो शब्द स्वार्थी पढ़ा था वह वास्तव में स्वामी था। समझ में आता है कि पति दूर विदेश में आर्थिक तंगी में पत्नी को पत्र लिख रहा था। स्पष्ट है कि आर्थिक मदद उसे नहीं मिली। वैकुंठ बाबू ऐसा भरोसा नहीं करते कि कोई लालची और पतिव्रती छोड़ देने वाला दामाद उसे पैसे देगा। ये घटना लगभग 1 साल पहले की है। पिछले 2 साल में इस शहर में कोई सर्कस पार्टी नहीं आई, इसलिए ये माना जा सकता है कि पति ने विदेश से ही यह पत्र लिखा था और तब भी वह सर्कस दल में था। सफ़ेद कागज़ के अभाव में पोस्टर के पीछे पत्र लिखा। कुछ महीने बाद पति अचानक मुंगेर में प्रकट हुआ। तब तक उसने कहीं से पैसे जुटा लिए थे या नहीं ये पता नहीं। वह स्वास्थ्यपूर्ण भद्र व्यक्ति के रूप में रहने लगा। मुंगेर में कोई उसे नहीं जानता था। उसका घर जोशोर में था।
और विवाह हाल ही में हुआ था, इसलिए दामाद के रूप में प्रकट होने का डर नहीं था। वैकुंठ बाबू शायद दामाद के आगमन के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए। वह निश्चिंत थे। दामाद ने गुप्त रूप से ससुर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। जब ससुर स्वेच्छा से कुछ न देंगे तब उन्होंने जोर देकर उत्तराधिकारी बनने का निर्णय लिया। फिर उसी रात वह रणपा पर चढ़कर ससुर के घर पहुंचा और खिड़की के जरिए सीधे ससुर के शयन कक्ष में प्रवेश किया। अचानक आगमन से ससुर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन दामाद अड़ियल था। कहावत है, दामाद 10वें ग्रह जैसा। पहले उसने ससुर का गला दबाकर हीरे और ज्वेलरी का गुप्त स्थान पता कर लिया, फिर उन्हें मार डाला। अगर वह जिंदा रहते तो बहुत झंझट होती, इसीलिए दामाद ने उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन निश्चित रूप से सारे गहने लेने का मौका नहीं मिला। इस बीच नीचे पत्नी की नींद टूट गई और वह दरवाजे पर आवाज़ कर रही थी। दामाद ने जल्दी से एक ही ज्वेलरी निकालकर उसी रात की तरह घर से बाहर निकल गया। बाकी सब गहने वहीं रह गए। वैकुंठ बाबू अपने गहने रखने के लिए बहुत अजीब जगह चुनते थे। कमरे की दीवार में, दीवार के चूने गारे में एक छोटा सा छेद करते, उसमें मणि रख देते और फिर उस छेद को चूने से भर देते। उनके पान के बर्तन में पर्याप्त चूना होता, कोई हलचल नहीं होती। जब निकालना होता तो सावधानीपूर्वक चूना हटाकर मणि निकाल लेते। दामाद ने एक गहना दीवार से निकालने से पहले जल्दी में उस छेद को चूने से भर दिया, लेकिन जल्दी में काम सही ढंग से नहीं होता। उनकी वृद्ध अंगुली का निशान चूने पर रह गया। वैकुंठ बाबू अपने मणिमुक्ता कहाँ रखते थे, ये सवाल पहले मुझे भी उलझा रहा था। फिर उसी दिन जब कमरे में घूमते हुए उस अंगुली के निशान पर ध्यान दिया तो एक पल में सब कुछ स्पष्ट हो गया। दीवार की चूने की परत के पीछे 2.5 लाख रुपए के गहने छिपाए गए थे। इतने अच्छे से छिपाए कि बिना ध्यान से दीवार देखे कोई पकड़ ही नहीं सकता। शांक, तुम्हें मेहनत करके ये 50 गहने निकालने होंगे। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं ही निकाल देता। फिर भी मैंने पेंसिल से दीवार पर निशान छोड़ दिए हैं, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम समझ गए कि दामाद ने वैकुंठ बाबू को मारकर एक गहना ले गया और बाकी गहनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दामाद कौन है? निश्चित रूप से वह इसी शहर में रहता है और शायद हमें परिचित भी है। उसके उंगली के निशान तो मिल गए, लेकिन सिर्फ उंगली के निशान से शहर के लोगों में से किसी को पहचानना आसान नहीं है। फिर रास्ता मिला। उस दिन टेबल पर मौका मिला। टेबल पर भूत का प्रकट होना, मैंने समझा कि हमारे बीच ही कोई टेबल हिला रहा है और वही हत्यारा है। भूत की बातें उसके अपराध का सर्वोत्तम प्रमाण है। मैं तुरंत सभी के हाथों की जांच की। शैलेन बाबू के साथ अंगुली का निशान मेल खा गया, तो शैलेन बाबू ही हत्यारा है, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया। आप लोगों को भी अब शायद कोई शंका नहीं। वरदा बाबू के शिष्य होने के कारण शैलेन बाबू को यह काम अंजाम देने में काफ़ी सुविधा हुई। बाहर से तो वह साधारण और विनम्र प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से वह एक बाघ की तरह क्रूर और निर्दयी है। दया और करुणा उसके हृदय में नहीं है। व्योमकेश चुप हो गए। सभी थोड़ी देर मौन रहे। फिर अमूल्य बाबू ने लंबी सांस लेकर कहा, आह, बच गए व्योमकेश बाबू, और कुछ नहीं, बस आपने वरदा के भूत से हमें बचा लिया। जिस तरह आपने सब कुछ संभाला, अगर थोड़ा और देर हो जाती तो मैं भी भूत में विश्वास कर बैठता। आपके उस साहस के लिए हम आपको अनगिनत धन्यवाद देते हैं। सभी हंसे। वरदा बाबू कुछ बड़बड़ाते हुए बोले और अमूल्य बाबू ने कहा, क्या कहा आपने? ऐसा लगा जैसे संस्कृत में कुछ बोला। वरदा बाबू मुस्कुराते हुए बोले, मौक्तिकन गजेन गजे। हाथी के सिर पर गजमुक्ता नहीं मिला तो यह सिद्ध नहीं होता कि गजमुक्ता नहीं है। अमूल्य बाबू ने जवाब दिया, हाथी के सिर पर क्या है कभी खोजा नहीं, लेकिन आपके सिर पर जो है वह हम सभी जानते हैं। व्योमकेश उठकर बोले, 17 मिनट पूरे हो गए, अब हम चलते हैं। नमस्कार। ताराशंकर बाबू के पास पहले ही विदा लेकर आए हैं। महान व्यक्ति, आप उन्हें मेरा आदरपूर्वक नमस्कार कहेंगे। अजीत, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और व्योमकेश बख्शी की अन्य कहानियों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।